हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 8, पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखो, अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना कि हम लोग थोड़ा स्पीड जा रहे हैं या फिर कोई चैप्टर में जल्दी करा रहा हूँ आपको, देखो एक भी ऐसा पोर्शन आपको बुक में नहीं दिखेगा जो मैंने अनकवर्ड छोड़ा होगा। इनफैक्ट मैं बाकी बैचेस से देखो वही चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको एक दिन में करा दिया मैंने, यही अगर हम लोग फेस टू फेस कर रहे होते तो मुझे वो 2.5 घंटा का 2 क्लास लग जाता शायद उसमें, या फिर मे बी 1.5 क्लास लगता। ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप लोगों का क्वेरीज़ रहता है, उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता है, बहुत कुछ है। यहाँ पे सिर्फ मेरे को डिलीवर करना है और आप लोगों को समझना है, तो टाइमिंग का डिफरेंस इस वजह से भी आ जाता है। एंड जो चैप्टर एक ही क्लास का है तो उसमें एक ही क्लास लगेगा, उसको मैं ज़बरदस्ती एग्जैजरेट करके 2-3 क्लास नहीं लगा सकता। अभी फंडामेंटल्स का जो चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ते थे, फंडामेंटल्स, हो सकता है आपने वहाँ पे 12 क्लास लगाया। मैंने खुद क्लास 12 को पढ़ाया तो मैंने शायद 8 क्लास लगाया था, 8 या 9 क्लास है जिसमें मैंने फंडामेंटल्स कराया। लेकिन आप समझो कि अगर मैं आप लोगों को ये सब छोटा छोटा चैप्टर्स के लिए अगर 8-8 क्लास करने लग जाऊँ, 9-9 क्लास कराने लग जाऊँ। हाँ, इंटरमीडिएट का बात अलग है। इंटरमीडिएट में जो जो चीज़ अपने को पूरा डिटेल में सब नया चीज़ आएगा वहाँ पे, तो वहाँ डिटेल में करना पड़ता है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस जो इंडिया के बड़े बड़े टीचर्स हैं उनका 65 क्लासेस में हो जाता है, उसको मैं 95 क्लासेस में कराता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि और ज़्यादा डिटेल में करना चाहिए। तो जब बाकी टीचर्स, ऑल इंडिया के टॉप टीचर्स जिसे बोला जाता है ना, है ना, सो कॉल्ड टॉप टीचर्स बोल रहा हूँ मैं, तो उनका अगर 70 क्लासेस होता है, 60 क्लासेस होता है, तो मैं 90 क्लासेस कराता हूँ या 95 क्लासेस कराता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे कोई अननेसेसरीली अगर ज़्यादा क्लास दे रहा है दिखाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो 12 वाला क्लास मिक्सअप कर देते हैं। आपको मेरा 12 वाला क्लासेस चाहिए आपको, हाँ, किसी को पर्सनली ऐसा है कि भैया मैंने उतना मेहनत नहीं किया था फंडामेंटल्स में, या 12 में मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता था, तो आपको अगर क्लासेस चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मेरे पास ऑलरेडी फंडामेंटल क्लासेस भी है, ठीक है ना, और भी अपने बाकी जो चैप्टर्स है उसका क्लासेस भी मिल जाएगा आपको। क्लास 11 का आपको क्लासेस चाहिए, मैं 11 वाला दे दूँगा आपको। तो अगर आप सोचो कि मैं फाउंडेशन वाला बुक से मैं उसको और लेट कराऊँ, क्या कराऊँ बताओ, इसमें क्वेश्चन है कितना? आप अगर अपने डी के गोयल बुक खोल के देखोगे वहाँ पे 100 क्वेश्चन था, और ये अगर चैप्टर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको मैक्सिमम कितना क्वेश्चन दिख रहा है? मैक्सिमम यहाँ पे 7-8 इलस्ट्रेशन है और 2-3 प्रैक्टिकल होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब इसमें से मैं आपको 2-4 होमवर्क दे दूँगा तो बचेगा क्या बताओ, टाइम कितना लगेगा इसमें? ठीक है ना, तो लेकिन है ऐसा है कि मैं कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है तो मैं वो भी आपको बताऊँगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लॉस होगा तो क्या होगा वो भी मैं आपको, कंसेप्ट सारा क्लियर कवर कराऊंगा मैं। लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस कम हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर किसी को लगता है कि आपका प्रैक्टिस लैग था पीछे, या फिर आपको कंसेप्ट सिर्फ सीखना है मेरे एंगल से, है ना, लॉजिकली, है ना, वो तो लॉजिक का ही तो एक कीड़ा आ जाता है ना अंदर तो वो लॉजिकली सीखना है क्या क्यों क्या होता था नहीं होता था। एंड पार्टनरशिप आने से तो एक बड़ा सारा जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, मेरे और इंस्टीट्यूट के साथ, या फिर बोल सकते हो जो मेरे टीचर थे और मेरा और उनका और इंस्टीट्यूट के साथ जो चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट तो अभी है ही कंटिन्यू गुडविल को लेके। तो ठीक है, वो भी ठीक कराएंगे अपने, काफ़ी आगे तक चले गए हम लोग उसमें। तो यही है कि जितना भी कंसेप्ट रहेगा अपने कवर करेंगे। आपको लगता है कि आप लोग कोई क्वेश्चन पे लैग कर रहे हो, किसी टॉपिक पे लैग कर रहे हो, या आपको करना चाहिए, तो आप लोग को 12 का बुक खोल के करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट का बुक RTP MTP अगर आप कर रहे हो, पास्ट पेपर अगर देख रहे हो तो सफिशेंट है। हर एक सब्जेक्ट का स्कैनर आता है, अगर आपको लग रहा है कि बुक का इंसफिशेंट है 12 वाला करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्कैनर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो स्कैनर है, एक बार मेरे पास फ़िलहाल अभी ये वाला स्कैनर है अकाउंट्स का, ठीक है ना, ग्रीन एडिशन लिखा हुआ है, और ये सुचिता प्रकाशन बोल के है, ठीक है ना, और इको का भी आ जाएगा थोड़े दिन में मेरे पास, तो इको और ये दोनों का मैं स्कैनर भी रेफ़र कराऊंगा। ठीक है, अब पूरा कराना तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसकी नंबर ऑफ़ पेजेस कितना है, मतलब मेरे ख्याल से ये 1000 पेज से ऊपर का है, ये 1000-2000 पेज का लग रहा है, ठीक है ना, आगे पीछे वगैरह मिला के, और दोनों साइड वैसे प्रिंट है, इधर उधर भी दोनों है, ठीक है ना। काफ़ी सारा कंटेंट है इसमें, अगर आपको लगता है इनसफिशिएंट है तो स्कैनर ले, और ज़्यादा दाम का है भी नहीं है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लो। देखो, हाँ, एक और चीज़, पार्टनरशिप से कभी कभार ना थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी मतलब इन द सेंस वो 4 मार्क्स वाला थ्योरी नहीं, ट्रू फॉल्स वाला कुछ आता है, जो मैंने देखा था नवंबर 19 में भी आया था, ठीक है। मई में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो नवंबर 19 में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो अब
ये है कि अगर मैं थ्योरी पार्टनरशिप का पढ़ाने लग जाऊँ तो बताओ मैं प्रैक्टिकल कब कराऊँगा। एंड ठीक है, अगर ये कहीं पे कवर्ड नहीं होता आपका तो मेरा ड्यूटी पक्का बनता है। जैसे कंसाइनमेंट है, अब कंसाइनमेंट में 100% मेरा ड्यूटी बनता था कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक एक चीज़ डिस्कस करके आपके साथ किया। लेकिन यही जब मैं पार्टनरशिप की बात करूँगा तो पार्टनरशिप का एक्ट में भाई मुझे अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप और LLP, ये जो भी थियोरी यहाँ पे दिया हुआ है ना, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, लाइक LLP क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ LLP, ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने नाम पे क्या खरीद सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, ये बहुत अच्छे से आपने अपने लॉ में पढ़ा होगा। लॉ में ये 2 चैप्टर पढ़े बिना तो आप आगे जा ही नहीं सकते ना, ऑब्वियस सा बात है। काफ़ी स्कोरिंग रहता है, काफ़ी मतलब वेटेज रहता है इस मार्क्स, तो ये 2 चीज़ तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा। पार्टनरशिप में क्या क्लॉजेज रहता है, तो ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा कि आपको मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए। हाँ, मिनिमम मैं बता देता हूँ, चलो 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तब नहीं पार्टनरशिप हो सकता है। 2 से कम होगा तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। लेकिन वो मैक्सिमम कितना, LLP में कितना, परपेचुअल सक्सेशन है नहीं है फर्म के नाम पे, ये वाला क्वेश्चन था। ये ओनरशिप ऑफ एसेट के ऊपर, क्या फर्म अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बोल दिया फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, लेकिन LLP एसेट खरीद सकता है अपने नाम पे। पार्टनरशिप को अगर एसेट खरीदना तो उसे पार्टनर के नाम पे खरीदना पड़ता है। तो ये सब आपको पता होगा अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट और LLP एक्ट पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ, ये मेरे पढ़ाने की तो चीज़ है नहीं है, ठीक है ना। अब आपको अगर लग रहा है कि आपने लॉ में अच्छे से नहीं किया है, कोई दिक्कत है तो मुझे बोल देना अलग से, तो मैं इसके ऊपर भी क्लास दे दूँगा, एक थ्योरी क्लास अलग से निकाल दूँगा। हालांकि मैं थ्योरी के लिए एक रखा हूँ अलग से डिस्कशन। अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा थ्योरी, चाहे वो सिर्फ स्टार्टिंग वाला थ्योरी पोर्शन हो या फिर मैं प्रैक्टिकल के अंदर जो थ्योरी आता है वो भी मैं कराऊँगा। लेकिन ये पूरा एक्ट अगर मेरे को पढ़ाना है तो आप अलग अलग से मुझे बोलना कि सर हमने लॉ में नहीं पढ़ा है ना, हमें लॉ से नहीं आता है, हमें अकाउंट्स वाला थ्योरी पढ़ा दो, तब एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आप लॉ कंप्लीट नहीं कर रहे तो, अगर आप लॉ में पास नहीं होगे तो फिर अकाउंट्स में पास होकर फ़ायदा भी नहीं है ना। पास तो सब में होना पड़ेगा, फाउंडेशन निकालना है तो। इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम निकालना होगा तो लॉ तो पास होना पड़ेगा आपको। लॉ अकाउंट्स तो आपका, लॉ और अकाउंट्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका CA फाउंडेशन, CA इंटर एंड CA फाइनल तीनों में रहेगा। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पहला पेपर अकाउंट, दूसरा पेपर लॉ, पहला पेपर अकाउंट, दूसरा पेपर लॉ, ठीक है ना। और श्री गणेश तो अकाउंट से ही होता है हर बार, चाहे फाउंडेशन देख लो, इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 देख लो, इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 देख लो, या CA फाइनल देख लो, हर बार श्री गणेश करने के लिए तो सबसे पहले अकाउंट से आता है पहला पेपर, ठीक है। शुरुआत अच्छी चीज़ से होती है हमेशा। हाँ, एक ही अच्छा चीज़ तो है, बताओ सिलेबस में अकाउंट्स ही तो है। अब जब एक चीज़ मैं लिखाना चाहूँगा कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हालांकि ये बुक में है, फिर मैं चाहता हूँ कि ये कॉपी में आपके रहे। रूल्स टू बी फॉलोड या फिर रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब भैया हमें कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कुछ भी इसके बारे में। डीड है, सॉरी दीप नहीं है ना, सॉरी डीड। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब डीड अगर नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपको अगर नहीं बोल रहा है कि डीड के हिसाब से ये, डीड के हिसाब से वो, तो आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहला बात, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। कोई बोल देगा मैं ज़्यादा काम किया हूँ, मेरा ये ज़्यादा है, मेरा वो ज़्यादा है, मेरा गुडविल ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, मतलब इक्वली शेयर होगा। दूसरा, नो राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई बोल नहीं सकता कि भैया मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाया, मुझे ब्याज मिलना चाहिए, मैंने कम लगाया, इसने कम लगाया, इसको कम मिलना चाहिए। नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। आपने अगर कोई ड्राइंग्स किया है तो उस पर भी आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फर्म आपके पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। नो राइट टू सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन। कोई कमीशन, कोई सैलरी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ भी बोलते रहो, मैंने ज़्यादा काम किया, मैं दिन भर दुकान में बैठता था, मेरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर था, वो घर में सोते रहता था। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब सोने वाला पार्टनर नहीं होता है, वो आपको पता होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बोल के आप सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। और क्या होगा भैया, एक चीज़ है, अगर लिख देता हूँ, मैक्सिमम
6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने किस फर्म को लोन दिया है तो उसे मैक्सिमम 6% मिलेगा, मैक्सिमम। अच्छा भैया, अगर बुक में लिखा हुआ है 4% मांग रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आप सामने से बताओ, कोई पार्टनर आके बोल रहा है मुझे 4% ब्याज दो, आप उसे 6 देते हो क्या? स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, भैया ना हमने ना पढ़ा है 6%, हम ये मैक्सिमम नहीं जानते, हमने ना पढ़ा है 6% इंटरेस्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला तो 6%, हमने तो यही पढ़ा भैया। अगर ऐसा पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है, बुक में हमेशा लिखा हुआ है मैक्सिमम, और लॉजिकल भी यही है। भाई ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करता है, अचानक से बोलता है मुझे 12% चाहिए, मुझे 20% चाहिए। बोला चाहिए था तो 1.5 बना लेता, 1.5 में लिखता तो हम दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। 50 लिखता 50 दे देते, 100% बोलता 100 लिख देते, क्या दिक्कत था? 1 लाख का लोन दे, 1 लाख का ब्याज दे देते। तुम जो लिखो 1.5 में हम लोग मान लेते, अगर 1.5 में तीनों जन साइन, 2-3 पार्टनर जो भी अगर साइन करके एग्री करते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये कोई 1.5 नहीं है तो आप 6% से ज़्यादा ब्याज नहीं मांग सकते। लेकिन अगर कोई पार्टनर सामने से आके बोल रहे हैं आई वांट 4% इंटरेस्ट, आप बोलेगे नहीं मेरा नियम है 6 देने का, मैं 6 दूंगा तुम्हें। भाई इतना नहीं होना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो इंटरेस्ट सैलरी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज़, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये नोट लिख लो, नोट। इंटरेस्ट एंड सैलरी और रेम्युनरेशन एक ही बात है, इज पेएबल टू पार्टनर ओनली इफ देयर इज़ प्रॉफिट। अच्छा भैया ये तो हमें पता है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहता है तो हम उसे ड्राइंग्स के रेशियो, उसका क्या करते हैं हम लोग, उसका 1 मिनट, कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं, है ना भैया? हमने तो यही पढ़ा है। इंटरेस्ट और सैलरी अगर देना है और आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, लॉस है तो बात ही ख़त्म, इंटरेस्ट भी नहीं देना है, सैलरी भी नहीं देना है। लेने वाला चीज़ लेंगे, अगर डीड में लिखा है कि ड्राइंग्स का इंटरेस्ट लो, ये लो, लेंगे। जब इंटरेस्ट देने का बात आएगा, इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, लेकिन आपका प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो मत देना। कुछ नहीं बोला है तो मत देना। अब डीड अगर स्पेसिफिकली बोल दे कि कुछ भी हो आपको इंटरेस्ट देना ही है, कुछ भी हो आपको सैलरी देना ही है, तब अलग बात है, तब तो क्वेश्चन इज़ द किंग, है ना? क्वेश्चन ही भगवान है, क्वेश्चन से पंगे नहीं लेने, है ना? ये हमेशा रहेगा, क्वेश्चन ही भगवान है हमेशा। तो कुछ भी बोल ले, आपका नॉलेज कितना ही हो, आपका कुछ लॉजिक कितना ही हो, क्वेश्चन जो बोलेगा वो तो आपको फॉलो करना ही है। हाँ, जहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा वहाँ पे अपना लॉजिक काम आता है, ठीक है ना? और बाकी रटाफिकेशन काम आता था किसी ज़माने में। तो इंटरेस्ट सैलरी तभी देना है अगर फर्म में प्रॉफिट हो। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, मेरे को जहाँ तक लगता है अगर आपने सही पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% स्टूडेंट का यहाँ पे गलती हो जाता है, तो वही गलती तो मेरे को अवॉइड करवाना है आपसे, है ना? तो स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं कि भैया इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है ना तो हम लोग कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं, ये लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बढ़ना चाहिए। ये अगर MCQ क्वेश्चन आता है ना, अगर कोई CS का स्टूडेंट है या फिर अगर कोई ट्रू फॉल्स में भी आता है, ट्रू फॉल्स में अगर आता है, सोचो ऐसा कि इफ़ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ इनसफिशिएंट देन द पार्टनर्स वुड गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर वुड गेट दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, तो मैं तो लिखूँगा फॉल्स। सच अवेलेबल प्रॉफिट्स, या फिर एक काम करो, अवेलेबल प्रॉफिट इफ़ इनसफिशिएंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सफिशिएंट नहीं है बस उसको बांटना है, वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ये आप लिखोगे लेकिन मैं नहीं लिखूँगा, इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है करेक्ट, इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया ये ना आप मजाक कर रहे हो हम लोग के साथ, क्यों भाई, क्या हो गया मजाक वाली बात? भैया कैपिटल का रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो तो सेम ही आएगा। अच्छा हाँ भैया, ये आपको पता नहीं है, क्या बोले जा रहे हो भैया आप, इंटरेस्ट का रेशियो कैपिटल का रेशियो, ये तो दोनों सेम ही होता है हमेशा। देखो भैया हम बताते हैं आपको, सोचो
भैया ये 3 पार्टनर है, बताओ भैया 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका कैपिटल्स है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और इंटरेस्ट चार्ज होगा 12%। ठीक है, मैं सेम मानता हूँ, अलग अलग होगा तो चलो आप आपके बात हो सकती है, चलो मैं सेम मानता हूँ। 36,000, 24,000, 12,000। अब देखो भैया, आप कैपिटल रेशियो निकालोगे तो 3:2:1 निकलेगा, आप ये रेशियो निकालोगे तो भी 3:2:1 निकलेगा। क्या फ़र्क हुआ भैया हमारे ये सोचने में और आपके ये सोचने में? हम लिखते थे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, आपने उसे कटवा दिया, आपने लिखवा दिया ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने 12 में भी पढ़ा था, 12 के टीचर ने तो कुछ नहीं बोला भैया, हमने रेशियो ऑफ कैपिटल्स लिखा तो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस कब आएगा। आपका यहाँ तो आपका फिट हो गया ना आंसर, आपका दोनों आंसर सेम आ रहा। चलो मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, ए हैज़ विड्रॉन 1 लाख इन द बिगिनिंग, नहीं सॉरी, काम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में ए ने 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया था। अब बताओ ए को इंटरेस्ट कितना पे मिलेगा? भैया ए का कैपिटल है तो 3 लाख अभी, लेकिन उसने 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया, मतलब साल भर उसका कैपिटल कितना लगा हुआ था बिजनेस में? 4 लाख रुपये का। तो ब्याज भी किस पे मिलेगा? 4 लाख रुपये पे, 4 लाख का 12%। और बी और सी का सेम रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ए का कैपिटल 3 लाख नहीं है, ए का कैपिटल 4 लाख था, साल भर 4 लाख ही यूज़ हुआ है, लेकिन लास्ट में उसने निकाल लिया, 31 मार्च को आके उसने 1 लाख रुपये निकाल लिया, इसलिए उसका कैपिटल 3 लाख दिखाई दे रहा है। अब बताओ कैपिटल रेशियो कितना? 3:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो कितना? 4:1। बताओ डिफरेंस आया कि नहीं आया? अब जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट कभी रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांटेंगे? भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, डिफरेंस आ सकता है इस कारण की वजह से। हाँ, ठीक है ना? तो कुछ भी सीखो ऊपर ऊपर से मत सीखो, ठीक है? कि देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब ये है ना कि भाई उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाया, प्रॉफिट का तो बात ही छोड़ो, उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है, सैलरी भी नहीं मिल पा रहा है, तो किस रेशियो में दे? जिस रेशियो में उनको उनका ब्याज मिलना था ना, जिस रेशियो में उनको उतना उनका ब्याज मिलना था वो रेशियो में। क्योंकि पार्टनर लोग क्या करेंगे, बदमाशी अगर किसी को पता चल गया, इसमें बदमाशी क्या हो सकता है आपके केस में, अगर किसी को पता चल गया कि भाई नुकसान है, सैलरी तो मिलने से रहा, एक काम करता हूँ, सी क्या कर रहा है, सी निकला चालाक, सी अचानक से 5 लाख रुपये डाल दिया 31 तारीख को। अब क्या बोलेगा, देखो तुम लोग का कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, मेरा कैपिटल है 6 लाख, इस रेशियो में बांटो। वो तो ये बोलेगा कि इस रेशियो में बांटो, देखो मेरा कैपिटल 6 लाख है, कैपिटल रेशियो में तो बांटेंगे ना। बोलता है हाँ, तो बोले कैपिटल रेशियो में देखो मेरा कैपिटल ज़्यादा है, तो सी चालाक ही कर गया। लेकिन आप हो होशियार, आप लोग कौन हो? बोले हम लोग भैया सीए हैं, हमें पता है, बेवकूफ़ बना रहे हैं इसको। इंटरेस्ट तो साल भर तो इसने 1 लाख रुपये लगाया था, और एक दिन अगर लास्ट को ले आया था 5 लाख रुपये, तो उस पर ब्याज थोड़ी मिलेगा उसको, तो उसका इंटरेस्ट तो बनता है इतना। तो इस रेशियो में बटेगा, ना कि इस रेशियो में। समझ में आ रहा है इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा और इंटरेस्ट इन कैपिटल क्यों होगा? ये कारण है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या करना है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें, एकदम कर लेंगे भैया हम लोग। चलो ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, बोलता है ए एंड बी कमेंस्ड अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2016। 2016 को इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड ईदर ओरल और रिटन। आपको पता है पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल और रिटन, तो ना तो इनका कोई ओरल एग्रीमेंट था, ना तो इनका कोई रिटन एग्रीमेंट था। इन्होंने कैपिटल लगाया 40,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन ए ऑल्सो एडवांस्ड लोन ऑफ 20,000, वही है ना, हाँ एडवांस खाली लिखा हुआ है, एडवांस का मतलब लोन होता है। 20,000 रुपये उसने लोन दिया 1 जुलाई 2016 को। ए मिट विथ इन एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून। तो ए ने क्या किया, वो तो बाद में एडवांस दिया है, मतलब पहले उसने क्या किया, उसको एक एक्सीडेंट हो गया था 1 अप्रैल को। स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जनवरी। एक्सीडेंट उसका कब हुआ? 1 अप्रैल। लोन उसने कब दिया? 1 जुलाई। ये डेट्स वगैरह आपको ध्यान रखना, उल्टा फुल्टा दिया हुआ है, पहले जनवरी फिर जुलाई फिर अप्रैल। एंड कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप अप टू 30 जून। तो 30 जून तक वो बिजनेस में नहीं आ पाया, 3 महीना बेड रेस्ट में था।
प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज इतना अमाउंटेड टू 50,600 रुपया। डिस्प्यूट्स हैविंग बिन अराइजिंग, अब डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में। ए क्या बोलता है उसको 10% का ब्याज मिलना चाहिए कैपिटल पे और लोन पे भी, एंड प्रॉफिट कैपिटल के प्रोपोर्शन में बंटना चाहिए। बोलता है मेरा, क्योंकि देखो उसको क्या लग रहा है कि भाई मेरा कैपिटल ज़्यादा है, तो वो बोला कि प्रॉफिट को कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटो, मेरा जो लोन है उस पर मुझे 10% दो और इंटरेस्ट पे भी 10% लो। बी क्या बोलता है नहीं, प्रॉफिट इक्वली बटेगा हमें, और मुझे रेमुनरेशन चाहिए 1,000 रुपये पर मंथ का, क्योंकि तुम तो घर पे बैठे थे, मैं ही दुकान संभाल रहा था, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस, तो जब तक तुम बीमार थे 3 महीना, तो मुझे उसका रेमुनरेशन चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6%। बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, लोन भी देंगे, लेकिन सिर्फ 6% का। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट। आपको पता है सबसे इसका आंसर कैसे होता है, ये लॉ का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नहीं आएगा अकाउंट्स में, ऑब्वियस सब आता है, लेकिन आंसर का तरीका क्या होता है, पहले आप लिखो फैक्ट ऑफ द केस। वकील लॉ के टीचर ने आपको सिखाया होगा कि सबसे पहले हम लोग को फैक्ट ऑफ द केस लिखना होता है कि भाई इस केस में ये हुआ है। दूसरा उसके बारे में प्रोविज़न लिखना होता है कि भाई एज़ पर सेक्शन दिस या फिर एज़ पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, in absence of any oral or written agreement between the partners, no interest is allowed in capital, no interest on drawing is to be provided to partners, या फिर sorry charged from the partners, profit is to be shared equally, no salary or remuneration is to be provided, and maximum 6% interest would be provided on loan if any given by the partner। यही होगा। अब डिस्प्यूट क्या है, ये लोग ने क्या बोला, इंटरेस्ट दो, ये दो, सीधा बोलना है कि ए और बी दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लोन जो है ये क्या लिखा हुआ है, 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू बोथ ए एंड बी, ये क्या लिखा हुआ है, पागल हो गया क्या लोग। एक बार मैं देखता हूँ लोन दोनों जन का है क्या। इन एडिशन ए वॉज ऑल्सो एडवांस टू, इतना क्या बोले लोग, पागल है। नीदर विल बी अलाउड इंटरेस्ट इन कैपिटल, विल बी अलाउड, ये आंसर गलत है, इसको एक बार चेंज करो। कोई बी का लोन तो नहीं दिखाई दे रहा ना, बी ने कोई पैसा एडवांस किया है क्या, नहीं, सीधा यहाँ पे लिखो 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू ए ऑन अमाउंट एडवांस्ड, ठीक है ना, जितना पैसा एडवांस दिया था उसने, लोन दिया था, उसी पे सिर्फ 6% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा और किसी को कोई सैलरी वैलरी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। ये 4 चीज़ आपको समझाना है वहाँ पे, क्योंकि ये लोग क्या डिस्प्यूट कर रहे थे, एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहे थे, बोल दो नहीं देंगे, प्रॉफिट कैपिटल के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बोलता नहीं देंगे, किस में देंगे, इक्वली देंगे। फिर ये बोल रहा था कि प्रॉफिट इक्वली होना चाहिए, बोलता ठीक है इक्वली ही होगा, चलो तुम्हारी बात मानी। बोलता मुझे रेमुनरेशन दो, बोलता पागल है भाग इधर से, कुछ नहीं देंगे तुरंत। फिर बोलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बोलता नहीं देंगे। बोलते इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो 6% का, बोले ठीक है अब मान लेते ये बात, 6% लोन दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लोन पे 6% मैक्सिमम देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा, और बी जो रेमुनरेशन आ रहा है उसे भगा देंगे, बोले भाग यहाँ से, नो रेमुनरेशन टू यू, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड कैपिटल, है ना, ये बोलने से आपको शायद याद आ जाए, अपने क्लास 12 में पढ़ा होगा एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज कैपिटल। याद है, अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट देता था कि प्रॉफिट बांटना भूल गया, इंटरेस्ट देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, तो हम लोग क्या करते थे, इसका 2-3 तरीक़ा से सॉल्यूशन होता था। या तो आप पुराना प्रॉफिट जो आपने बांट दिया उसे वापस ले लो, एक्चुअल जो खर्चा देना है वो खर्चा दे दो, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट उसे बांटो। या फिर क्या होता था, सिर्फ डिफरेंस को हम लोग एडजस्ट कर लेते थे। तो 2-3 तरीका इसको सॉल्व करने का कोई, और इस चैप्टर में आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें खाली एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, उसमें भी इन्होंने सॉल्यूशन गलत कर रखा है। क्या भैया आप तो पीछे लगे रहते हैं इनका सॉल्यूशन गलत करने में, अब मैं क्या करूँ बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल और ये लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से, बताओ मैं क्या करूँ इसमें। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पता है आपको, चलो बता देता हूँ वो भी। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग भैया हमें पता तो है, हाँ मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन मुझे तो सिखाना तो पड़ेगा, काफ़ी जन को नहीं आता होगा, कोई भूल गया होगा, कोई कुछ होगा। तो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। एक होता है
फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम से क्या समझ में आ रहा है भैया? यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है कि ये कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है और यहाँ पे जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। और आपको पता है पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है? हाँ भैया, पार्टनर को ना सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, फिर आपका कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं। हाँ सही बात है। तो ये सब चीज़ की वजह से हर साल इनका कैपिटल चेंज होता होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया बिल्कुल, जो इनका कैपिटल है वो हर साल चेंज होता होगा, क्योंकि सैलरी जुड़ रहा है, इंटरेस्ट जुड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो रहा है, रेम्यूनरेशन जुड़ रहा है, प्रॉफिट जुड़ रहा है, हर साल चेंज होता होगा। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड बना रहे तो यही आप लोग ज़्यादा सीखते हो कि एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू कैपिटल अकाउंट, चाहे उसको कुछ भी मिले कुछ भी निकले सब कैपिटल अकाउंट से थ्रू होगा। लेकिन अलग ये लोग बोलते हैं नहीं, मैं अपना एक फ़िक्स कैपिटल मेंटेन करना चाहता हूँ बिज़नेस में। मुझे भाई एक पैसा तो लगा के रखना है बिज़नेस में, है ना, ये नहीं चाहता हूँ कि प्रॉफिट की वजह से मेरा कैपिटल बढ़ जाए या घट जाए या कुछ भी। एक फ़िक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें सिर्फ 4 ही चीज़ आएगा। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट। एक इसमें सिर्फ 4 ही चीज़ आएगा। क्या? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। बाई बैंक और कैश, ये क्या होना चाहिए बताओ? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कोई नया कैपिटल लेके आया वो, ठीक है ना, कैश और बैंक। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। टू विड्रॉल, भैया ये क्या ड्राइंग्स है? नहीं, ये विड्रॉल है, विड्रॉल, पैसा जो कैपिटल निकाल रहा है। देखो 2 टाइप से पैसा निकालते हैं लोग, एक निकालता है बिजनेस से, एक निकालता है प्रॉफिट से। भैया बात तो एक ही, आप घुमा फिरा के बात बोल रहे हो। एक आप भैया बिजनेस से निकालेंगे तो भी वहीं से निकलेगा, प्रॉफिट से निकालेंगे तो भी वहीं से निकलेगा। नहीं, फ़र्क है बातचीत। एक होता है आप अपना पूरा कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, उसको हम लोग ड्राइंग्स नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि ये लोग कैपिटल का बात विड्रॉल का बात कर रहे हैं या ड्राइंग्स का बात कर रहे हैं। और इसमें मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, सब 12 वाला चीज़ ही बता रहा हूँ, और कुछ है ही नहीं, 12 वाला चीज़ ही है इसमें। इनफैक्ट कुछ कम है, जो डिजोल्यूशन वाला पार्ट है वो सीए आपका इंटरमीडिएट में चला गया है, हालांकि 12 से ईजी है यहाँ पे। देखो विड्रॉल मतलब होता है परमानेंट कैपिटल को निकाल लेना, और ड्राइंग्स मतलब होता है भाई खर्चा के लिए। अब कोई पार्टनर है, सोचो अपना जमा पूंजी सब कुछ पार्टनरशिप फर्म में लगा दिया, 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, तो बताओ घर खर्चा वो कैसे करेगा? प्रॉफिट से ही तो पैसा निकालेगा, प्रॉफिट से निकालेगा कि नहीं निकालेगा खर्चा? तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालना फॉर पर्सनल यूज़, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। लेकिन कैपिटल, आप अब इस फॉर्म में पैसा नहीं लगा के रखना चाह रहे, या फिर आपको पैसा का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालना चाहते हो, आपको पैसा चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे विड्रॉल। तो आप उसको टू बैंक भी बोल सकते हो, एंड जो बचेगा वो आ जाएगा बैलेंस सीडी। बस भैया इतना ही। हाँ, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नया कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, बस कितना था और कितना आया, माइनस कितना चला गया, कितना बचा हुआ है, बस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना आएगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं आप एक करंट अकाउंट बनाओ, आप एक करंट अकाउंट बनाओ और उसमें सारा एडजस्टमेंट करो, ठीक है। और करंट अकाउंट में ऐसा है, करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कहीं भी हो सकता है। भैया ऐसा क्यों? कहीं भी कैसे हो सकता है? जनरली तो कैपिटल फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है, बैलेंस क्रेडिट साइड में होना चाहिए। हाँ बात आपकी सही है, मैं बता रहा हूँ क्यों हो सकता है। टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, और लिखा है मैंने, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। इनको अगर इंटरेस्ट मिला ऑन कैपिटल तो इनका करेंट अकाउंट बढ़ेगा, फर्म का लाइबिलिटी बढ़ेगा, इनका इनकम बढ़ेगा, इनका इनकम मतलब इनका पैसा बढ़ेगा। अच्छा, बाई सैलरी, फर्म का लाइबिलिटी बढ़े जा रहे, देखो रेम्यूनरेशन हो चाहे, बाई कमीशन, कुछ रिवैल्यूशन भी आप लोग बनाते हो, आपको पता है, वो मैं सिखाऊंगा। कुछ रिवैल्यूशन प्रॉफिट हो गया तो भी कैपिटल बढ़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी ये बढ़ेगा। घटेगा किस वजह से? ड्राइंग्स हो सकता है। अच्छा भैया यहाँ पे विड्रॉल आएगा और यहाँ पे ड्राइंग्स, हाँ क्योंकि देखो ये क्या है, ये करंट अकाउंट है कि उसका डेली का बैलेंस मिलाने का, मतलब उसका जो नॉर्मल एक्स्ट्रा बैलेंस है। लेकिन उसने पार्टनर बनने के लिए कौन सा पैसा लगा रखा है बिज़नेस में? कोई भी आदमी अगर पार्टनर बनना चाह रहा है उसको क्या पैसा देना पड़ेगा? कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो उसका एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कमाई है।
अच्छा भैया, अब हमें समझ में आ गया कि ये डेबिट बैलेंस कैसे हो सकता है। सोचो पिछले साल इसको सिर्फ लॉस हुआ, इसने सिर्फ पैसा निकाला है ड्राइंग्स के तौर पे और इसको सिर्फ लॉस हुआ, ठीक है ना। तो क्या होगा, लॉस और ड्राइंग ज़्यादा हो जाएगा, सैलरी वैलरी सोचो कम है, तो ये इसका बैलेंस फिर डेबिट साइड में आ जाएगा। बैंक बिज़नेस के लिए एसेट हो जाएगा वो, क्योंकि बिज़नेस उल्टा हम लोग से पैसा पाएगा, है ना। लॉस वॉस हुआ तो बिज़नेस उल्टा हम लोग से पैसा पाएगा, क्योंकि हम लोग तो कैपिटल अकाउंट को अलग रख रहे हैं। नॉर्मली अगर हम लोग एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते तो क्या करते हैं, उसी कैपिटल से उसका लॉस वॉस माइनस करते जाते, कोई इंटरेस्ट वगैरह लेना है उससे तो माइनस करते जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अलग अकाउंट बन रहा है, बोलते कैपिटल को मत छूना, इसको पहले ही बोल दिया गया फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को, ये वाला सॉरी करेंट अकाउंट को, बोलते तू कैपिटल की तरफ नज़र उठा के भी मत देखना, तो दूर रहे। बोलता मेरा कैपिटल फिक्स है, सिर्फ मालिक का जो कैपिटल का पैसा रहेगा, जो पार्टनर्स का, सिर्फ वही आएगा इसमें। ओपनिंग बैलेंस, नया बैलेंस, कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, परमानेंट कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस, बस। तुम्हारा साल भर में क्या प्रॉफिट नुकसान जो भी होता है तुम एक अलग अकाउंट में मेंटेन करते रहो। नेगेटिव भी चला तो मेरे पास मत आना ठीक करने के लिए, तुम अलग से रहो, ठीक है ना। तुम्हारा रेगुलर बैलेंस पता चलना चाहिए, ये होता है। फिर इसमें नीचे आ जाएगा टू बैलेंस CD या BD जो भी है, ये इस साइड भी आ सकता है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाई बैलेंस CD, ये दोनों साइड किसी साइड भी आ सकता है, और है, ठीक है ना, ये किसी साइड भी हो सकता है। लॉस ज़्यादा है तो डेबिट साइड का बैलेंस आ जाएगा, प्रॉफिट पिछले साल ज़्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। एंड इस साल चेंज भी हो सकता है, पिछले साल सोचो डेबिट बैलेंस था, लेकिन इस साल आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, लॉस और ड्राइंग्स कम है, तो आपका बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस साइड आ गया तो अगले साल वो क्रेडिट बैलेंस में चला जाएगा। तो ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चार ही चीज़ सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है। बोलते हैं हम सिर्फ फिक्स्ड रखेंगे अपना कैपिटल को, ताकि एक फिक्स अमाउंट सबको ही लगा रखे, नहीं तो क्या करेगा ना। एक और रीज़न क्या होता है इसमें, सबको ही क्या करेंगे, नहीं तो एक कैपिटल एक बार दिखाने के लिए लगा देंगे और धीरे धीरे ड्राइंग्स बोल के फटाफट निकालते रहेंगे, है ना। ताकि अगर किसी को नज़र में नहीं है तो, नज़र में होगा तो बोल देगा पार्टनर क्या बात है इतना पैसा क्यों निकाल रहे तू, है ना, वो निकालने देगा नहीं। लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या हो गया, बोलते इसे तो छू मत, इसे अलग रख, और यहाँ से पता चलता रहेगा कि आपका जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस कितना है, वो कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी फिक्स्ड, अच्छा हमेशा कुछ भी नहीं बोला सोचो, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन अज्यूम फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये हमेशा हमने सीखा है कि कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड मानेंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हाँ, जब तक फिक्स्ड नहीं बोलेगा तब तक हम लोग को करेंट अकाउंट का नहीं सोचना है, ठीक है भैया। फिर तो हमें एक चीज़ याद आ रहा है, आप इसका ये डाउट तो क्लियर करो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा बताओ भैया, हमें याद है एक हमने एडमिशन में किया था कि कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो नया पार्टनर ना गुडविल नहीं ला पा रहा है, या फिर वो सिर्फ गुडविल लेके आ रहा है, ये नहीं लेके आ पा रहा है, कैपिटल नहीं ला पा रहा है। या फिर ऐसे सोच लो कि कैपिटल ला रहा है, सिर्फ गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है, उसके पास पैसा का कड़की है अभी। तो पता है भैया हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे बाई करेंट अकाउंट, बाई सीज करेंट अकाउंट, याद है आपको क्या, वो करेंट अकाउंट में लिख देते थे उसका हम लोग। तो भैया इसका रीज़न बताओ, वहाँ तो क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं है कि फिक्स कैपिटल है, तो हम लोग करेंट अकाउंट से क्यों करें। अगर आप ऐसा करते थे तो आप गलत करते थे, अगर आपके टीचर ने ऐसा कराया है तो उसने बिल्कुल गलत कराया है। जब तक करेंट अकाउंट बोलेगा नहीं, उसने करेंट अकाउंट खोल कैसे लिया, उसको कैपिटल अकाउंट से करना चाहिए था। तो भैया मतलब आप CA में हम लोग को कैपिटल अकाउंट से सिखाओगे कि कोई पार्टनर अगर कैश नहीं ला पाया गुडविल के लिए तो आप कैपिटल अकाउंट से दिखाओगे। बिल्कुल मैं कैपिटल अकाउंट से दिखाऊंगा, और आजकल TS ग्रेवाल जो बुक है उसमें वो लोग ठीक भी करने लगे हैं, कैपिटल दिखाने लगे हैं, कैपिटल ऑब्लिक करेंट दिखाते हैं आजकल वो लोग। लेकिन DK गोयल अभी भी उसे करेंट अकाउंट दिखाता है, जो कि गलत है। करेंट अकाउंट आ ही नहीं सकता, फिक्स्ड बोल के कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, फिर भी आप करेंट अकाउंट खोल रहे हो, बताओ कोई मतलब है। एक बांध लिया इन्होंने कि भाई कोई पार्टनर कैपिटल नहीं ला पाएगा तो करेंट अकाउंट में डाल देना, तो ये गलत है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया है या सीखा है तो प्लीज़ उसे आपको चेंज करना होगा। कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा तो कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, उसका जो कैपिटल लाया वहीं से निकालेंगे गुडविल का पैसा भी। अब आप बोलोगे भैया उसका कैपिटल भी तो कुछ रहना चाहिए, भाई वो तो फर्म के बीच का है ना, करेंट अकाउंट खोलने से क्या पैसा आ जाता है। अब करेंट अकाउंट खोल लोगे तो क्या पैसा आ जाएगा, नहीं, तो कैपिटल अकाउंट कम कर दो या तो। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जहाँ पे बोलेगा कि कैपिटल को आपको मेंटेन करना है, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन करेंट अकाउंट इज़ नॉट एन ऑप्शन कि आप करेंट अकाउंट खोल दो और वो हिसाब हो जाएगा, नहीं। सब पार्टनर मिलके बैठ के बात किए होंगे कि भाई ठीक है इसको ले ले, एक बार इसके पास गुडविल देने का पैसा नहीं है, बाद में दे देगा,
ठीक है ना। तो बाद में देगा तो देगा ना, कैपिटल से घटा के रखो। करेंट अकाउंट क्यों खोलोगे? करेंट अकाउंट सिर्फ तभी खुलता है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो आपको करेंट अकाउंट नहीं खोलना है कहीं भी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्लोज्ड कैपिटल वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है क्लास 12 का बुक में, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन एक छोटा सा दिया हुआ है हमारे बुक में एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी देखते हैं इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इनका PSR है 2:3:5। ये सब बेसिक नॉलेज है ना आप लोग को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है नहीं होता है। देखो अगर एकदम बेसिक्स पे जाना है ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, भैया आप ये क्या बोल रहे हो, कैपिटल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे को अलग से बताना होगा। तो उसे मुझे फिर आपको क्लास 12 वाला क्लास प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे आए, हाँ कुछ भी कंसेप्ट वाइज जो भी मैं कराऊँगा मैं एकदम ज़ीरो लेवल से कराऊँगा, लेकिन कम से कम अगर एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग फर्स्ट टाइम ये चैप्टर खोल रहे हो, ठीक है ना। अगर वैसा कुछ है तब तो आपको मुझे अलग से बताना होगा, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको फिर करूँगा कि हाँ भाई कैपिटल क्या होता है, PSR क्या होता है, PSR रेशियो कैसे निकाला जाता है। रेशियो फिर भी मैं करा के दिखाऊंगा कि रेशियो कैसे निकलता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ब्रीफ एक आइडिया तो होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या, ठीक है ना। देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखो यहाँ से एकदम हिंट मिल रहा है, ये एकदम क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा आपको, ढूंढना मतलब ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई ये ध्यान नहीं देगा तो वो भी कैपिटल लेके आएगा, तब इंस्टीट्यूट ठीक है मार्क्स काट लेगा उसका, ठीक है ना। वेर 15 लाख 30 लाख 60 लाख, तो इन लोग का फिक्स कैपिटल है, मतलब ये फिक्स हो रखा है। फॉर द ईयर 2016 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10। मतलब इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 10% के हिसाब से, लेकिन इनको मिल गया 12% के हिसाब से। तो इसको करने का दो तरीका हो सकता है, या तो 12 मिल गया वो वापस ले लो। बुक ने क्या किया है, जो 12% दिया था वो वापस ले लिया, मतलब डेबिट कर दिया, ठीक है। जो 10% देना, अब देखो डेबिट क्रेडिट में क्या बोल रहा हूँ, उन्हें इंटरेस्ट देना कितना था 10% का, तो मैं अगर 10% का इंटरेस्ट दूंगा तो उनका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगी, फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि भाई अगर हम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे तो हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी है। मालिक का पैसा बढ़ेगा, मालिक और पैसा पाएगा हमसे क्योंकि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसे, ठीक है ना। अब जब आप इंटरेस्ट वापस लोगे, आपको देना था 10%, लेकिन आपने ऑलरेडी दे दिया 12। दूसरा तरीका क्या लग सकता है आपको, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, भैया आप ये बोलना चाह रहे होगे कि 10 तो देना ही था, गलती से 12 दिया ना, तो नेट 2% वापस ले लो, बात ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भैया आप पहले 10 दोगे या पहले 12 रिटर्न लेके फिर 10 दोगे, इससे अच्छा सीधा 2 वापस मांग लो ना, कि 2% मैंने आपको ज़्यादा दिया वो वापस दे दो, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। इतना लंबा करने का ज़रूरत था नहीं यहाँ पे। अच्छा इसके बाद इतने में ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोल रहे हैं। पार्टनर कौन कौन है, ABC, एक्सेस इंटरेस्ट, ये एग्जांपल से करा रहा हूँ मैं, एग्जांपल है ये वाला, ठीक है ना। एक्सेस इंटरेस्ट टू बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो दैट इज़ 12% माइनस 10%, 2% वापस लेना है आपको। तो इसका कैसे निकलेगा, 15 लाख का 2%, 30,000 डेबिट करना है, कैपिटल डेबिट होगा, आपको वापस लेना है। इंटरेस्ट वापस लेना है तो आपका इनकम है, अगर आपको कोई खर्चा किया हुआ वापस मिल जाएगा तो आपके लिए इनकम है। और आप क्या करोगे, वो पैसा से उनका कैपिटल को घटा दोगे, उनका कैपिटल घटेगा, कैपिटल होता है लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए उनका कैपिटल में डेबिट कर रहा हूँ। देखो ये सब बेसिक नॉलेज तो डेबिट क्रेडिट का आपको होना चाहिए ना। 30 लाख का 2%, बुक ने जो किया वो भी सही है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 डेबिट, 60 लाख का 2%, 1,20,000 डेबिट। अब सोचो क्या होगा, आपने इतना पैसा वापस ले लिया उनको क्या नाम से, कि भाई हमने आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया था, आप वापस दो। अब इंटरेस्ट अगर फर्म के पास वापस आएगा तो ये किसका इनकम बन जाएगा, भैया ये तो फर्म का इनकम बन जाएगा। फर्म का इनकम बनेगा तो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा, लेकिन किस रेशियो में, PSR रेशियो में। समझ में आ रहा है, अगर पार्टनर से हमने वापस ले लिया तो पार्टनर्स का कैपिटल को डेबिट कर दिया,
कि भाई आप वापस दो, और ये मेरा इनकम में जुड़ गया, मेरा खर्चा घट गया ना, मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया था, अब मेरे पास वापस आ गया 2%, मैं वापस ले लिया उनसे। कितना वापस ले लिया भाई हमने? 2,10,000। अब ये 2,10,000 को मैं क्या करूँगा? अबव इंटरेस्ट नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स as an appropriation of profit. Above interest taken back now distributed to partners as an appropriation of profit in the ratio of कौन सा? 2:3:5। देख रहे हो? अब पार्टनर्स को हम लोग प्रॉफिट दे रहे हैं तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो अब शॉर्टकट सिखाऊंगा आप लोग को? नहीं भैया हमें ना आता है, आप छोड़ दो, आप शॉर्टकट क्या सिखाओगे? नहीं सिखाई दो भैया, सिखाई दो, हमें तो सीखना है, किसी को नहीं सीखना तो मत सीखो। 532 ये आपके मैथ्स में काम आएगा एक्चुअली, है ना, और अकाउंट्स में भी काफ़ी जगह काम आएगा। 2,10,000 को मैंने डिवाइड किया 5 से, टोटल 10 हिस्सा बन रहा है ना। एक पार्टनरशिप है जिसमें 10 हिस्सा होगा, 5 हिस्सा है इसका, 2 हिस्सा एक जन का, 3 हिस्सा एक जन का, इस टाइप से हिस्सा है, तो टोटल 10 हिस्सा हो रहा है, तो इसको मैंने 10 हिस्सा कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा? इंटू 2 42,000। क्या भैया क्या शॉर्टकट किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? 5 = ये वो, हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे। मैंने क्या किया? 2,10,000 को डिवाइड कर दिया 10 से, 21,000। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको सब अमाउंट से, ये तो एक हिस्सा निकल गया ना। 2,10,000 का मैं अगर 10 हिस्सा करूँगा, आप लोग कैसे करते थे? आप लोग क्या करते? आप लोग करते भैया 2,10,000 का 2/10 42,000, फिर से 2,10,000 का 3/10 ये, फिर 2,10,000 का 5/10, यही करते आप लोग। मैंने क्या किया? सबका कॉमन था डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये तो 10 हिस्सों में बंटना है ना, तो मैंने 2,10,000 को पहले डिवाइड बाई 10 कर लिया। तो एक हिस्सा कितना? 21,000। अब किसको कितना हिस्सा देना है वो देख लो। अब इसमें भी मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया, क्या? इंटू 2 42,000। अब वो जो 21,000 जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा ना, वो स्टोर हो जाता है कैलकुलेटर में, ठीक है ना, वो स्टोर हो जाता है कैलकुलेटर में। फिर और कुछ नहीं करना है। 3 = 5 = 10 = या फिर M+M+ करके भी आप लोग को पता है कैसे किया जा सकता है। अब ये सब क्या हुआ है? क्रेडिट। ये प्रॉफिट वापस लिया था, उसको हमने बांट दिया, ये तो ज़ीरो हो गया। नेट इफेक्ट क्या आया देखो, 30,000 उससे वापस लिया, 42 देना है, 12,000 क्रेडिट। जो ज़्यादा है वही लिखना है आपको। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट कैंसिल, बचा क्या? 12,000 क्रेडिट बच गया। यहाँ पे 60,000 डेबिट, 63,000 क्रेडिट, तो ये बच गया 3,000 क्रेडिट। तो पक्का यहाँ पे 15,000 डेबिट आना चाहिए। मैं बिना देखे लिख दिया पहले, क्योंकि ये तो बराबर आना ही है। चलो चेक करते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे। 1,20,000 डेबिट, 1,05,000 क्रेडिट, तो 1,05,000 1,22,000 कैंसिल हो जाएगा, डेबिट साइड में 15,000 बचेगा। बस इसका एक जर्नल एंट्री पास करना है। लेकिन 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 आप लोग यहाँ गलती कर सकते हो। क्या गलती? क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो आपका एंट्री होना चाहिए सीज करंट अकाउंट डेबिट। कैपिटल लिखो और उसे प्लीज़ काटो, ताकि ध्यान रहे आपको कि यहाँ कैपिटल नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, 12,000 और 3,000। नरेशन कुछ नहीं है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस इतना सा था। इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन आपने क्लास 12 में किया होगा। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्लीज़ क्लास 12 का क्वेश्चन और जो है कि प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया, सैलरी देना भूल गया, ये हो गया वो हो गया, वो सब करो, क्योंकि सीए के क्वेश्चन में ज़्यादा दिया हुआ भी नहीं है और आज तक आया भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आ ही सकता है ना। ये सब चीज़ तो वो लोग सोचते हैं कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने पूरा जो आपका मॉड्यूल 1 है या मॉड्यूल 2 है ना, उसमें एक बात समझ लो, फाउंडेशन के बुक में सिर्फ आपको टॉपिक्स बताया जाता है। आप लोग को भी पता है कि सफिशिएंट क्वेश्चंस बुक में नहीं है। एक शेयर के चैप्टर में आप लोग 100 क्वेश्चन करते हो और यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन में आपको सल्टा देगा, और इतना इजी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ मतलब वही नहीं है उसका। मतलब इससे डिफ़िकल्ट तो आप लोग 12 के स्टार्टिंग में कर लेते हो, ऐसा है। बस यहाँ पे क्या होगा, हर एक चीज़ का आपको देगा, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा, ये पक्का बात है। हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं कोना में एक क्वेश्चन रहेगा, ये तो पक्का बात है। खाली आपको टॉपिक्स बता रहा है यहाँ पे। सीए फाउंडेशन का जो बुक है ये आपको टॉपिक्स बताता है,
उसके अंदर प्रैक्टिस आपको करना है। अब मैं क्या करता हूँ, टॉपिक से लेके इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है, वो सब मैं बता देता हूँ कि भाई आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन करो तो आपको वो समझ पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। हाँ, अगर आप बोलोगे भैया आता किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ ये बुक में जो दिया है उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। मॉक टेस्ट पेपर देखोगे उस टाइप का क्वेश्चन आता है। रिवीजन टेस्ट पेपर देखोगे उस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप रिवीजन टेस्ट पेपर देखते हो, सब साइट में अवेलेबल है। किसी को अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे बोलो, मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। स्कैनर आपको अगर मिल जाता है, जो मैंने स्कैनर दिखाया था उसमें सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। और नहीं मिलता तो नेट में सब कुछ है। RTP ICI की साइट में आपको RTP फिर भी मिल जाएगा बहुत सारे टर्म का। मॉक टेस्ट पेपर आपको सारा नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट पेपर सिर्फ एक ही टर्म का अवेलेबल रहता है, बाकी लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। RTP फिर भी मिल जाएगा। RTP का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बुक के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। MTP का क्वेश्चन तो एकदम पानी होता है, इजी होता है एकदम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी, ये थोड़ा सा अच्छा। बुक तो ऐसे ही एवरेज रहता है और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन एवरेज लेवल का ही आता है। तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी है। फिर भी अगर आपको और सेटिस्फैक्शन चाहिए, नहीं मैं और करूँगा, मैंने लॉजिक सीख लिया, अब मुझे मज़ा आ रहा है करने में, तो करो। जो आपने 12 रट के किया था उसके लॉजिकल बनाओ जाके, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रोवाइडेड कि आपके पास टाइम हो, ठीक है ना। अगर आपको टाइम हो तो ही करो। और आपको लगता है कि इससे कोई सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराना है या कुछ करना है, तो जैसे मैंने वो भेजा था तो वैसे मेरे को बता देना, तो मैं कोई सिलेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह भेज दूँगा, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ा तो। और पिछले बैचेस में मैंने दिया भी था सिलेक्टिव क्वेश्चन, जो भी आया था उनको मैंने सिलेक्ट करके दिया था क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। नवंबर 19 में भी दिया था और मई में भी किसी को मैंने दिया था, जिसने भी मार्क करवाया था मेरे से क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका और प्रैक्टिस करना है तो आप देख सकते हो क्लास 12 का बुक। इसके बाद ये सब थ्योरी है, ये सब मेरे लिए कोई काम का नहीं है। हाँ, आपके लिए है, लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब मुझे नहीं लगता इसके लिए मैं कॉपी खोलूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। यही पेज नहीं रुकता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। A and B started business on 1st January 2016 with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 rupees per month and interest is to be allowed on capitals at the rate of 6% per annum. The remaining profit are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. During 2016 फर्म ने कमाया है सैलरी बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ टू बी, तो सैलरी से बिफोर का ही बात करेगा, एंड इंटरेस्ट, तो 25,000 रुपये फर्म ने कमाया है, ठीक है ना। ये सब ध्यान देना होता है, बिफोर आफ्टर ये सब थोड़ा ध्यान देना है। तो सैलरी देखो, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, एप्रोप्रिएट करना, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट किसे करेंगे हम? पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट से हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्या उनको सैलरी देते हैं, उनको रेमुनरेशन देते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, उनको कमीशन दिया जाता है, वहाँ से जनरल रिजर्व साइड होता है, और तब जाके हमारा निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसीलिए आपको पता है ना, इसके बाद क्या बनाते हैं अपने ट्रेडिंग PL बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब हमने ऑलरेडी सीख लिया है। हमें बनाने क्या सिखाता है ये लोग? PL के बाद उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, उसके लिए बनाते हैं हम PL एप्रोप्रिएशन। अब ड्यूरिंग द ईयर A विड्रॉज 8,000 एंड B विड्रॉज 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। देखो, ये विड्रॉ का मतलब वो विड्रॉल मत समझ लेना, ठीक है ना। ये तो एक तो फिक्स्ड कैपिटल का कोई बात है नहीं यहाँ पे, और ये सिंपल सा बोला है कि खर्चा के लिए प्रॉफिट कुछ पैसा निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ड्राइंग से एक तरीका से, ठीक है ना। अब आपको मैं अगर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलता तो आप आराम से बना लेते। आप बोलते भैया ये रहा देखो PL एप्रोप्रिएशन, और ये डेबिट, ये क्रेडिट। हमारा ओपनिंग बैलेंस है इनकम का 25,000, तो आप लिखते बाई नेट प्रॉफिट 25,000। फिर आप बोलते भैया देखो हमें इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्ज़ाम में प्लीज़ ये शॉर्टकट अवॉइड करना, IOC IOD वो सब प्लीज़ नहीं चलता एग्ज़ाम में, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? 6%, ठीक है ना। तो 1800 को और 60/12 इसको 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर सैलरी देना था, तो 2 सैलरी, ठीक है। कितना? 500 रुपये पर मंथ,
तो 6,000 रुपया। और ड्राइंग्स किया है तो ड्राइंग्स का कुछ इंटरेस्ट बोला नहीं है तो मैं चार्ज नहीं कर सकता यहाँ पे। कोई कोई क्या करते हैं, अच्छा पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है ना, मैंने देखा है क्या सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि देखो ऐसे याद रखो, जो इस साइड होता है वो कैपिटल में इस साइड जाता है ना, क्रॉस सिखाया जाता है। मेरे को पता नहीं गॉड टीचर सिखाता है, पता भी है तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। पीएल अप्रोप्रिएशन ये है, ये सब जब क्लास में सुनने मिलता है ना मेरे को तो अच्छा लगता है कि चलो हाँ कुछ तो अलग है बाकी टीचर से। जब ये लोग क्या करते हैं, वो लोग सिखाते देखो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट है ना, तो ये इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 सैलरी है ना, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2 कमीशन है ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे देखो ये आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो यहाँ पे जाएगा। भाई ये क्या मतलब हुआ? कोई तरीका है सिखाने का कि इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा? और आप लोग अगर उसी टीचर से पढ़े हुए तो आप लोग समझ भी जाओगे, ठीक है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिलेंगे भी मुझे वही ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ अवॉइड करो। सीधा सा बात है, यहाँ पे देखो ये पीएल अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट को बांटना है, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा प्रॉफिट का, ऑब्वियसली प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट का मेरा ओपनिंग बैलेंस जो मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे स्टार्ट होता है, जीपी से कि इतना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है, इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट निकल जाता है। अब मुझे उस प्रॉफिट को बांटना है, तो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 25,000 है। अब प्रॉफिट में और क्या चीज़ ऐड हो सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ ऐड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उससे हम लोग का फर्म को इनकम होगा, तो इनकम होगा तो क्रेडिट करो, ठीक है ना। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग जब देते हैं तो हमारे लिए वो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो खर्चा है, सॉरी। अब एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लेते हैं ना, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि पार्टनर कुछ पैसा निकाल के ले जा रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं जा इंटरेस्ट लेके आ तू। जब तू कैपिटल में मेरे से इंटरेस्ट मांग रहा है तो मैं भी ड्राइंग से तेरे पे इंटरेस्ट लूँगा ना, है कि नहीं। जब सामने वाला बोलता है कि मैंने पैसा लगा रखा है उस पर मेरे को ब्याज दो, तो मैं भी तो बोलूँगा कि तुमने जो पैसा निकाल के ले गया है उस पर मेरे को ब्याज दे उल्टा, तो फर्म भी तो ये बोलेगा। तो फर्म क्या एंट्री करेगा, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम, तो वो क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफ़र कर देता है पीएल अप्रोप्रिएशन में। इसका एंट्री क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ये वाला एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। या फिर मैं आपको रीड करके दिखाऊँ तो पीएल अप्रोप्रिएशन इज़ क्रेडिटेड बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और ये पार्टनर्स कैपिटल में जाके घट जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल घटा देंगे ना हम लोग, तो वो प्लीज़ वैसे मत रटो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा आपको कि फिर ड्राइंग्स कहाँ से आया अचानक से यहाँ पे, है ना, फिर ड्राइंग्स कहाँ से आ गया, ठीक है। आप ड्राइंग्स क्यों नहीं, फिर अब स्टूडेंट लोग इस चक्कर में क्या करते हैं पता है आपको, यहाँ पे ड्राइंग्स लिख देते हैं कि बोलता है भैया यही तो होता है ना, यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ भी जो चीज़ आता है वो यहाँ भी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब ड्राइंग्स आता है तो स्टूडेंट लोग यहाँ पे भी पीएल अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स लिख देते हैं। तो पैसा निकालना कोई हमारे लिए कमाई है क्या? मालिक अगर पैसा लेके जा रहा है, कुछ ड्राइंग्स कर रहा है, तो वो मेरे लिए कमाई है क्या? नहीं। तो यहाँ किस बात का ड्राइंग्स बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, पार्टनर अगर हमें कोई इंटरेस्ट दे रहा है तब हमारे लिए कमाई है ना। अब हम लोग जो मालिक को पैसा बांटते हैं, मालिक को बांटने का बात हो रहा है, अगर किसी और को आप पैसा दे रहे हो तो खर्चा है हमारे लिए, वो तो पीएल में आता है। अब मैं मालिक को क्या दे सकता हूँ, उसका कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा, तो मेरे लिए खर्चा है। एंट्री क्या होगा मेरे लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री होता है। ये एंट्री मैं आपको लिखा रहा हूँ, ऐसे मत समझो, मैं समझाऊंगा इसके आगे कुछ, इसका सॉल्यूशन इसी पे डिपेंडेंट है। मैं पागल नहीं हूँ कि मुझे क्वेश्चन दिखा है, मुझे पता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू जर्नल एंट्रीज़, इसलिए आपको अकाउंट का ज़्यादा आइडिया होगा कि आपका ज़्यादा प्रैक्टिस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है। उसको मैं जर्नल एंट्री दिखा रहा हूँ कि भाई हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, और वो हम लोग कैपिटल में पार्टनर्स को दे देते हैं, भाई लो तुम्हारा इंटरेस्ट लो, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैंसिल हो जाता है, इंटरेस्ट कैंसिल हो जाता है। अल्टीमेट एंट्री क्या होता है, यहाँ देख के मुझे बताओ अल्टीमेट एंट्री क्या होता है। भैया इसका नेट एंट्री होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेटली फर्म के लिए तो अल्टीमेटली खर्चा है, अल्टीमेटली फर्म के पॉकेट से जा रहा है इंटरेस्ट, और किसे मिल रहा है, कैपिटल को मिल रहा है। तो देखो ये लोग जब जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं ना, तो बुक वाला क्या करके दे रहा है आपको, बुक वाला आपको नेट एंट्री पास करके दे रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन टू बीस कैपिटल, ये सैलरी वाला। इसका एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए बताओ आप,
भैया इसका एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, एंड मैं इसका ट्रांसफ़र करूँगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब इन्होंने क्या कर दिया, सैलरी काट दिया, बस ये छोड़ दिया पीएल अप्रोप्रिएशन टू बीस कैपिटल। देखो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ कैपिटल कैसे आया, तो देखो आपको ही पता है कि जब मैं ये एंट्री भी आपको दिखाता हूँ सैलरी वाला, जब हम लोग ये करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, ये सैलरी अल्टीमेटली कहाँ जाता है, ये सैलरी हम लोग के लिए खर्चा है, तो किसका कैपिटल में जाके ऐड होगा, पार्टनर्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल में जाके वहाँ पे लिख देते हैं बाई सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे दिखाते हैं, हम लोग पहले दिखाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी, फिर हम लोग उस सैलरी को ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल में, राइट। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेट एंट्री पास किया है। तो अगर आपको याद रहे, देखो जनरली जर्नल का क्वेश्चन आता नहीं है एग्ज़ाम में, आपको बड़ा क्वेश्चन ही देगा पार्टनरशिप का। बाई चांस अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि ये लोग नेट एंट्री पास कर रहे हैं, सीधा सा बात है। पीएल अप्रोप्रिएशन में जो सैलरी दे रहा है वो भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल को। अगर आपको लग रहा है भैया ये तो हमें ध्यान नहीं रहेगा, हमें ये ध्यान रहता है कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं टू सैलरी और उस सैलरी को भेजते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो ठीक है आप 2 एंट्री करके दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिपेंड करता है ना, मार्क्स के हिसाब से मार्क्स कितना रहता है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 6 एंट्री दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 2 मार्क्स दे रहे हैं और आपको 3-4 एंट्री पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नेट एंट्री पास करना चाहिए, ठीक है ना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी का जगह हम लोग लिखेंगे 20 कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, ये क्या है इंटरेस्ट वाला 1800-1200 जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। एंड लास्ट में 25,000 में से आपने 3,000 और 6,000 बांट दिया, बचा वाला क्या होगा भैया, 25 में 3 गया 22, 22 में 6 गया 16, अभी 16,000 क्या होगा पीएसआर में बढ़ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये भी क्या लिखते हैं हम लोग, टू डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, और पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट वगैरह का अकाउंट खोलने का, सीधा हम लोग यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है बाई पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो 16,000 को हमने पीएसआर रेशियो में बांट दिया, 5:3 में बांट दिया, बस कितना सा जर्नल एंट्री था इसमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है राम रहीम एंड करीम 3 पार्टनर्स है, दे हैव नो अग्रीमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लोग, इनके बीच में कोई अग्रीमेंट है नहीं। तो इंटरेस्ट के बारे में भी, अच्छा, नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएसआर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेमुनरेशन, कोई चीज़ का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो बोलता है इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। अब ये लोग क्या क्लेम करते हैं देखो, राम जिसने मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10% का, क्या बोलेंगे बागी दर से नहीं मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए कैपिटल रेशियो में, क्योंकि उसका हो सकता है मैक्सिमम कैपिटल है, देख लो, बोलता नहीं मिलेगा। रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री, बोलता वो क्या एग्री नहीं करेंगे भैया, ऑब्वियसली होना ही नहीं था, ठीक है। रहीम हुआ डिवोटेड फुल टाइम, रहीम बोलता है मैंने बहुत टाइम दिया है बिज़नेस चलाने में, मेरा ही हाथ है, तो मुझे सैलरी चाहिए 500 रुपये पर मंथ, बोलता है 1 पैसा नहीं देंगे, भाड़ में जाए यहाँ से, ठीक है ना। राम और करीम बोलता है वी डू नॉट एग्री, नहीं देंगे, सही बात बोल रहे हैं, एकदम नहीं देना। करीम फिर बोलता है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए देखो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,000, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,000 एडवांस्ड बाय हिम एट अ मार्केट रेट ऑफ 12%, बोलता मार्केट में 12% का ब्याज है, मुझे 12% रेट से चाहिए। बोलता पागल है क्या, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तेरे को मैक्सिमम 6 दे सकते हैं हम लोग, 12 का तो तू सपना देख मत फालतू में, ठीक है ना, मिलने वाला है नहीं तेरे को। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना देंगे, क्या दिक्कत है। आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व, बोलता है 10% को रिजर्व रख लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 45,000 रुपये। तो पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा ना, एक थ्योरी लिखना पड़ेगा कि भाई एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो ये बोलता है कि अगर आपका डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा, और आपको एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाने बोला है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखा देंगे एक, ठीक है ना। एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना के दिखाना है, 10% रिजर्व में भेजना है, तो रिजर्व भी पीएल अप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है, आपको पता है।
उसमें होना क्या है हमारे पास। अब देखो, एक आप लोग बोल सकते हो कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, वो हम कहाँ दिखाएं। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहो तो आप लोग पीएल में दिखा सकते हो, एकदम सही आपको लग रहा है। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट पीएल में दिखाना चाहिए तो बिल्कुल आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो बुक वाला सॉल्यूशन आपके सामने है, तो इधर यू कैन डू दैट। और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। पीएल एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है आपने, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, फाइनल अकाउंट्स की क्लास में बताया था। कोई एक पार्ट दिखाना, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वगैरह कुछ चार्ज हुआ नहीं है। कितना दिया हुआ है 45,000। तो आप बोलोगे ना कि भैया इंटरेस्ट तो यहाँ पे चार्ज होना चाहिए था पीएल में, वो तो बिज़नेस का खर्चा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन किसका लोन था भाई, क्या नाम था उस पार्टनर का, लोन देने वाले पार्टनर का नाम करीम है। इंटरेस्ट ऑन करीम्स एडवांस या फिर लोन, कितना मिलेगा उसे मैक्सिमम, भैया उसे मैक्सिमम हम 6% देके उसकी छुट्टी कर देंगे। 2,000 का लोन है, 6% देके उसकी छुट्टी कर दो। टू नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ये टोटल कर लेना 44,880। यहाँ पे लिखूँगा बाई, ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, बुक वाला एक सॉल्यूशन है और ये ऑल्टरनेटिव मैं जो करा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है पूरा इलस्ट्रेशन 2 का। ये वर्किंग नोट 1 बनाया है मैंने। तो बाई नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट 1 से पता चला कि 44,880 का आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद कोई आ रहा है आपसे इंटरेस्ट मांगने, कोई आ रहा है आपसे सैलरी मांगने, ठीक है ना, दोगे क्या, ना ही भैया, ना तो हम इंटरेस्ट देंगे ना हम उसे सैलरी देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए था 6%, वो हमने दे दिया। और ये थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करना है आपने क्या किया है, ठीक है ना, ये थ्योरी में आप एक्सप्लेन करके दिखाओगे कि आपने क्या किया है ये। तो इसके बाद हमें क्या करना है भैया, एक रिज़र्व रखने बोला है तो वो मैं रखूँगा। तो 2 रिज़र्व्स 10% पर। अब देखो, अगर आप बुक के मेथड में जा रहे हो, लेकिन अच्छा इसमें ये भी दिखा देता हूँ मैं, बोले 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट से आपने सारा मतलब जो सैलरी इंटरेस्ट सब माइनस करने का डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है ना, जो पार्टनर्स को देना होता है, उसका 10%। तो मैं इसमें बना रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया 4488। अगर आप बुक से देख रहे हो, बुक वाला सोल्यूशन अगर करोगे तो क्या किया उन्होंने, यहाँ से 45,000 से स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन। हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मालिक को पैसा देना, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन वो होता है कि, चलो इसको मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है ना, एक डिफरेंस बना के दिखाऊंगा कि पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चन करा दूंगा साथ साथ में, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या फ़र्क होता है ये भी मुझे यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा करेक्ट है, बुक ने भी किया है वो एग्जैक्टली, तो मैं रॉन्ग नहीं बोलूँगा 100%, लेकिन हाँ कुछ हद तक रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, इसे हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल में लिख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, कौन कौन पार्टनर है, राम, रहीम, करीम, कुछ नहीं बोला तो इक्वली बटेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो 44,880 ये आ गया 40392, टोटल कर लेना यहाँ पे, और इसको 3 बराबर भाग में बांटना है आपको, 13464 13464 13464, बस, और ये टोटल यहाँ पे कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। ये सम हो गया है, या तो बुक का सॉल्यूशन आप कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। देखो, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर मैं पीएल अकाउंट की बात करूँ तो ये बनता है, ये शॉर्टकट मैं मतलब नॉर्मल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई नोटिंग करने का ज़रूरत है नहीं आपको, मेरे ख्याल से अपने बुक में है नहीं, इसलिए अलग से करा रहा हूँ एक बार। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, एंड स्टार्ट्स विथ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन ये बनता है आफ्टर पीएल अकाउंट,
एंड इट स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट। नेट लॉस से तो होने का बात ही नहीं, नेट लॉस होने से उसको क्या बांटना है, प्रॉफिट को बांटा जाता है ना, लॉस को क्या बांटेंगे, लॉस को तो आप डायरेक्टली पीएल में भी बांट सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो पीएल आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है भैया, ये सब तो बचपन वाली बातें हमें पता है। ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, पीएल जीपी से स्टार्ट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। कुछ नया बात बताओ भैया, कुछ नया बात। अच्छा ठीक है, पीएल बनता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है प्रॉफिट को बांटने के लिए। चलो भैया ये भी हमें पता है, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात बता दी आपने। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए होता है और ये प्रॉफिट बांटने के लिए होता है। चलो और कुछ बताओ। और कुछ, चलो ठीक है और कुछ बताता हूँ। पीएल अकाउंट का ना कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ना कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, ना कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है। भैया ये तो हमने नई बात सुनी है पहली बार कि पीएल एप्रोप्रिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। हाँ, कभी आपने देखा है बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट लिखा हुआ? उसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने एज इट इज़ रख दिया और उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो जब आप उस प्रॉफिट को बांटने का बारी आएगा तो कहाँ खोलोगे आप? पीएल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस होगा वो पिछले साल का प्रॉफिट, फिर इस साल का आप लिखोगे करंट ईयर्स प्रॉफिट, फिर उसे बांटोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कभी, अपने बुक में नहीं है लेकिन लॉजिक फर्स्ट बाई बैलेंस बीडी ऐसा कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है बाई नेट प्रॉफिट, तो घबरा मत जाना। इसका मतलब क्या है, ये पुराना जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खड़ा था वो बैलेंस है, क्योंकि वो भी तो पार्टनर से बटना चाहिए ना, जो अभी तक नहीं बटा है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में, किसी कारण से हमने नहीं बांटा। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा भैया चलो ओपनिंग बैलेंस वाला समझ में आ गया, ये पुराना जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था पिछले साल से वो है जो अभी तक आपने नहीं बांटा, ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हो गया। तो भैया क्लोजिंग कैसे बचेगा? बच सकता है ना, मेरी मर्जी में सारा प्रॉफिट नहीं बांटना चाहता। यहाँ हमने क्या किया भाई, हमारे पास 40392 का प्रॉफिट था, हमने सब बांट दिया। मैं बोलता हूँ मुझे 30,000 ही बांटना है, मैं 10,392 रुपये एज इट इज़ रखूँगा, तो यहाँ पे आएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल 10,000 करके 30,000 बढ़ गया, बाकी 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है भैया। हाँ भैया हमने तो नहीं देखा कभी पीएल एप्रोप्रिएशन में। हाँ कैसे देखोगे, क्वेश्चन बनाने वाले भी वैसे ही और वो पढ़ाने वाले भी वैसे ही, ठीक है ना। तो ऐसा जो सिखाते नहीं है कि जो स्टूडेंट को समझ में आए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाई देता है, उसका कभी मीनिंग बताया गया है, फिर क्या है वो, तो यही तो है। अच्छा ठीक है भैया कोई बात नहीं, हमने सीखा है भैया, ऐसे मत बोलो, हमने सीखा है क्लास 12 में सब कुछ सीखा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। पीएल अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते हैं भैया? पीएल अकाउंट में ना हम लोग, अच्छा अब बताते हैं भैया, हम यहाँ लिखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यहाँ हम लोग लिखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और यहाँ हम लोग लिखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ हम लोग लिखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो जो खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है इसका मतलब ही नहीं पता हमें। इसका मतलब है ये आपको चार्ज करना ही है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है दिस एक्सपेंस नीड्स टू बी चार्ज इवन इफ़ यू आर इंकरिंग लॉसेस। भैया हिंदी में बताओ, हिंदी में इसका ऐसा है, ये ऐसा खर्चा है जो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। जैसे कि सोचो रेंट, पार्टनर का ही रेंट या पार्टनर का इंटरेस्ट, रेंट ऑफ, ये तो पार्टनर का मैं बात कर रहा हूँ, नॉन पार्टनर का भी, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी, तो ऑब्वियसली है ना, आप प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे क्या मतलब है, वो तो सैलरी मांगेगा। गोडाउन का रेंट, वो सब तो चलो लगना ही था। मैं पार्टनर से भी रिलेटेड बात बताता हूँ, पार्टनर अपना रेंट छोड़ेगा क्या? पार्टनर ने अगर घर के नीचे अगर अपना कोई जगह दे रखा है आपको, वो अपना रेंट छोड़ेगा? वो अपना सैलरी छोड़ सकता है कि बोलेगा ठीक है हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या चीज़ का सैलरी, लेकिन वो अलग अगर अपना रेंट दे रहा है तो वो छोड़ेगा क्या? नहीं। बाहर वालों का पैसा तो देना ही देना है। आउटसाइडर का तो सारा पैसा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, ठीक है ना। आउटसाइडर का सारा पैसा पीएल में चार्ज होता है बिकॉज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। इन यू हैव प्रॉफिट और लॉस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनसाइडर जो मालिक है, पार्टनर्स, उनको उनका कुछ कुछ आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बोलता है भाई प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मैंने अपना लोन दिया एक्स्ट्रा, मैंने कैपिटल दिया, तुम उस पर इंटरेस्ट मत दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सैलरी मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कमीशन मत दे,
कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे रेम्यूनरेशन मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर बोलता है प्रॉफिट हुआ तो लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे, इसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट हुआ तो बटेगा, नहीं हुआ तो नहीं बटेगा। ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। ये पाई मतलब प्रॉफिट होता है, आपको साइन अगर पता हो तो। पाई जो बनाते थे ना, पाई, वो क्या 22/7 होता था क्या, 3.14 समथिंग, हाँ वही वाला पाई, ये प्रॉफिट का साइन है। एग्जाम में यूज़ मत करना, सिर्फ समझने के लिए अपना, बाद में यूज़ कर सकते हो आप लोग, मतलब बाद में मतलब वो ये फाइनल वाइनल में कहीं बता दिया जाएगा आपको कब यूज़ कर सकते हो। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तभी तो बांटेंगे। तो पार्टनर बोलता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना जब प्रॉफिट हो, सैलरी तभी देना जब प्रॉफिट हो, कमीशन तभी देना जब प्रॉफिट हो, रेम्यूनरेशन तभी देना जब प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट भी तभी देना जब प्रॉफिट हो। ठीक है ना। लेकिन रेंट, एक पार्टनर बोलता है मैंने तो अपना जगह भाड़ा पे दिया भाई, मुझे प्रॉफिट ऑन लॉस से मतलब नहीं है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मैंने तुमको लोन दिया है, कैपिटल पे तो मुद्दे चलेगा क्योंकि सबने कैपिटल लगाया, लेकिन मैं अकेला लोन दे रखा हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। तो इसलिए ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए मैंने इंटरेस्ट को यहाँ चार्ज किया है। बुक ने अगर एप्रोप्रिएशन में किया है तो बुक ने गलत किया है। ठीक है ना, अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बुक ने गलत किया है। ठीक है। बाहर वाला पैसा कभी छोड़ेगा क्या, नहीं, बाहर वाला तो पैसा लेगा ही। आउटसाइडर्स विल टेक देयर मनी इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो वो लोग का पैसा हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है। ये लोग हमेशा बोलते हैं भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए, तुम लॉस हो प्रॉफिट हो हमें मतलब नहीं है। लेकिन ये सब जो है पार्टनर्स का, ये वाला जो पैसा है ना, ये वो तभी लेंगे जब प्रॉफिट होगा। तो जैसे मैंने आपको उस टाइम भी दिखाया था ना शायद, एक बार मैं बताता हूँ ये वाला चीज़। एक मिनट, मैं किस चीज़ में आपसे डिस्कस कर रहा था ये, हाँ, इंटरेस्ट एंड सैलरी इज़ पेबल टू पार्टनर्स ओनली इफ़ देर इज़ प्रॉफिट। तो ये इंटरेस्ट हुआ, सैलरी हुआ, सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन भी आप बोल सकते हो। तो ये इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब कब मिलेगा, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। दिख रहा है ये जो मैं बता रहा था आपको, ये सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही मिलता है, क्योंकि ये लोग एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। प्रॉफिट बटने को बोलता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्लियर है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, अब ये रिजर्व्स क्या होता है, प्रॉफिट को हम लोग सेट असाइड करें। प्रॉफिट होगा तभी तो आप पैसा सेट असाइड कराओगे, लॉस होगा तो कोई पैसा अलग करेंगे क्या, ऐसे ही नुकसान में चल रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो पैसा सेट असाइड करना। पैसा को बांटना, पैसा को रिजर्व्स में बांटना, गवर्नमेंट को टैक्स देना। हाँ, इनकम टैक्स होगा तो यहाँ पे आएगा। प्रॉफिट से ही तो टैक्स देंगे ना, लॉस होंगे तो टैक्स देंगे क्या, नहीं। प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर को बोलेंगे हाँ तूने अच्छा काम किया, ले सैलरी ले कमीशन ले। अब अगर नुकसान हो रहा है फिर भी पार्टनर्स बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल में, नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे तो सैलरी चाहिए। तो ले लो, डुबा दो बिजनेस को, फर्म ख़त्म करो। क्यों फर्म चला रहे हो फिर, एक तो आपको फर्म चलाने का ढंग नहीं है, एक तो नुकसान हो रहा है, ऊपर से आप बोल रहे हो मुझे सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो प्रॉफिट ही करवा देते ना अगर इतना ही आपका था तो। समझ में आ रहा है चीज़। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैं कभी भी बोलूँ तो आपको पता रहना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो खर्चा जो चार्ज होगा ही होगा, वेदर यू आर हैविंग लॉसेस और यू आर हैविंग प्रॉफिट, और ये पीएल में चार्ज होता है। एंड पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें वो आइटम आता है जो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होने पे ही बांटना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। और ये कौन कर सकता है, सिर्फ अंदर वाला आदमी। बाहर का आदमी कोई इतना दयावान नहीं होता है कि ठीक है सर आपको नुकसान हुआ ना तो सर मुझे 1 महीने की सैलरी मत देना। मानेगा क्या, कोई बोलेगा क्या, सर आपको इस साल लॉस हुआ ना तो मुझे प्लीज़ 1 साल का सैलरी मत देना, मैं अगले बार और मेहनत करूँगा, आपको कमाई दूंगा तभी आप सैलरी देना। कोई भाड़ा जो आपका लैंडलॉर्ड है, सर आपको नुकसान हुआ ना मैं आपसे भाड़ा नहीं लूँगा, मुझे शर्म आ रहा है आपसे भाड़ा लेने में। कोई करेगा क्या ऐसा, नहीं। पार्टनर ही नहीं छोड़ता, पार्टनर अपना लोन का इंटरेस्ट नहीं छोड़ता, बैंक वाला क्या छोड़ेगा बताओ। पार्टनर ही अपना रेंट नहीं छोड़ रहा, दूसरा लोग क्या छोड़ेगा। तो समझ में आ रहा है। हाँ, सैलरी इंटरेस्ट ये लोग को नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन वगैरह नहीं मिलेगा जब तक प्रॉफिट ना हो। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने से किस रेशियो में मिलना चाहिए इनको अवेलेबल प्रॉफिट। अब सोचो मेरे पास 100 रुपया है देने के लिए, और ये लोग बोलता है मेरा इंटरेस्ट बनता है 80 रुपया, कमीशन बोलता है 40 रुपया, रेम्यूनरेशन बोलता है 20 रुपया, ये बोलता है कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ये 100 रुपया मैं बांट दूंगा किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, बात ख़त्म। ये सब देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांट दूंगा। हाँ, अगर आप ये सब कुछ दे पा रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर जिस रेशियो में देना था दो। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ देना है, 80 देना है, 40 देना है, 20 देना है, लेकिन आपके पास पैसा सिर्फ 100 ही है, तो इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। देखो, अवेलेबल प्रॉफिट इफ़ इनसफिशिएंट, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है लेकिन इट इज़ इनसफिशिएंट, वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही क्यों चुना गया भैया, सैलरी को क्यों नहीं चुना गया? रेम्यूनरेशन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में फर्म में पैसा का कितना इन्वॉल्वमेंट था। तो वो एक्चुअली आपका ट्रैक करता है कि आपने क्या साल भर पैसा लगा के रखा था या नहीं। कोई हो ही सकता है ना बदमाश, सी का बताया था ना मैंने, अचानक से 31 मार्च को आएगा 5 लाख रुपए दे देगा, बोलेगा देखो देखो मेरा कैपिटल 6 लाख है, मुझे इंटरेस्ट दो 6 लाख पे, मुझे शेयरिंग दो उस हिसाब से। बोलता नहीं, वो सब नहीं चलेगा। आपने साल भर पैसा लगाया था या फिर आपने जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया था फर्म में, उस रेशियो में आपको हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट दे देंगे, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो। समझ में आ रहा है? काफ़ी चीज़ मैंने बताया अभी तक। तो इसके बाद देखो बुक में ये सब चीज़ अभी तक मेरे ख्याल से आगे आएगा या फिर आ चुका, मुझे पता नहीं। अब देखो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है ना, वो अभी आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब मैं वो उस सीक्वेंस से नहीं पढ़ा सकता आपको, जब मेरे को सिखाना है तो अभी एग्जाम्पल से पहले मुझे सिखाना था वो चीज़, तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। तो उस चीज़ का मैं वेट नहीं कर सकता, बुक का सीक्वेंस फॉलो मत करो, सीखने से मतलब है आपको। इसके बाद देखना है आपको इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 तो इतने बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, प्लीज़ मुझे शर्म आ जाएगा करने में, होमवर्क ले लो इलस्ट्रेशन 3 को। हाँ, इलस्ट्रेशन 4 भी ऐसे इजी है, लेकिन ठीक है फिर भी करा सकता हूँ मैं आपको। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। 3 तो प्लीज़ कर लेना। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करवाना चाह रहा, आप लोग को अगर लगे कि इलस्ट्रेशन 3 बहुत हार्ड है, आपसे नहीं हो रहा है, तो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप ये क्लास से बाद एक पिंग करना, मुझे बोलना कि भैया ये करना है तो आप प्लीज़ करवा दो, तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एंड आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी बुक से, कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। एंड भूल चूक से कभी कभार किसी का मैसेज इग्नोर हो जाता है, इग्नोर क्या मतलब मिस आउट हो जाता है, इतने सारे क्वेरीज़ वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए वो मत करना कि भैया ने 1 बार 2 बार रिप्लाई नहीं दिया तो हम पूछेंगे नहीं, है ना। भैया को टाइम नहीं है रिप्लाई देने का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे वापस से टेक्स्ट करो, ठीक है। 4-5 दिन मैं नहीं कर रहा हूँ तो वापस से करो। नॉर्मली मैं कई बार तो क्वेरी 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर देता हूँ, टाइम अगर फ्री रहता हूँ तो। कई बार 1 दिन के अंदर हो जाता है। तो बाई चांस अगर किसी का है तो ऐसा मत सोचना कि मैंने जानबूझ के इग्नोर किया है, तो प्लीज़ रिपीट इट अगेन, मैसेज वापस करो, ठीक है ना। कई बार मिस आउट हो जाता है, काफ़ी सारे मैसेजेस रहते हैं, 1 घंटा नहीं खोलता हूँ तो कम से कम 20-25 तो चैट्स आ ही जाते हैं, ठीक है। वो सब कुछ रहता है ना, मतलब ऑफिस का भी रहता है, ये भी रहता है, तो प्लीज़ एक बार वापस कर देना, मैं श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ दैट। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाता है। इलस्ट्रेशन 4 हालांकि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन 4, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। फिर भी अब यही सब क्वेश्चन है तो इनमें से कुछ करवाना पड़ेगा, उपाय नहीं है ठीक है। क्वेश्चन में देखो, बोलता है ए एंड बी स्टार्ट्स बिजनेस। देखो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक होता है कि उन लोग का ऑलरेडी बिजनेस है, तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बैलेंस BD कि इनका पुराना कैपिटल है। लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है कि स्टार्ट बिजनेस, मतलब अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 जनवरी को, तो बाई बैलेंस BD नहीं आएगा, बाई बैंक आएगा। तो ये एक मार्क्स सोचो यहीं पे कैरी कर जाता है। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो ये हाफ या 1 मार्क्स यही कैरी कर लेता है कि स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ पे बाई बैलेंस BD लिख देते हैं, क्योंकि आदत है रटा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते बाई बैलेंस BD होता है, नया पार्टनर आता है तभी बाई बैंक होता है, ठीक है ना। तो ये रटा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो अभी कैपिटल आया होगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल में हम लोग को बाई बैंक लिखना है, बाई बैलेंस BD नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब कब का बना रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, वैसा बात है। 30,000 और 20,000 का कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा भी मत कर देना कि 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में बोला है बिज़नेस स्टार्ट करा है और क्वेश्चन बनाने बोला है 2019 का, आप आके बोलोगे भैया आपने बोला था ना बिज़नेस स्टार्ट बोलेगा तो बैंक लिख के आना, हमने बैंक लिख दिया। भाई ये भी तो देखो कौन सा साल का बनाने बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज़ एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, दे देंगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड एन ओपनिंग कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट देना है। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3 कर देंगे। द फर्म अर्न द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट 25,000 रुपया। अच्छा ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000, बी विड्रॉ 8,000 एंड 10,000। देखो इसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, हम लोग को बोला है सिर्फ कैपिटल अकाउंट निकालने। तो या तो आप ना एक PL अप्रोप्रिएशन एक रफ में बना सकते हो चाहो तो एज अ वर्किंग नोट, एंड वो डिपेंड करता है कि मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप वर्किंग नोट बनाओगे या नहीं बनाओगे।
देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो कैपिटल अकाउंट तो मेरा सोल्यूशन है। या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो या फिर सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखो। और आपको पता है बुक में जैसे सॉल्यूशन किया हुआ वैसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, है ना, हम लोग ए और बी का इस तरीक़ा से कॉलमनर बना के दिखा देते हैं। 4 पार्टनर होता है तो भी ABCD करके दिखाते हैं। वो 4 कैपिटल अकाउंट बनाने का आपके पास टाइम नहीं है सर उतना, ठीक है ना, होगा तो कर लेना, वो तो टाइम अगर है तो। एक तो फॉर्मेट बनाओ, ठीक है ना, इस टाइप का फॉर्मेट भी नहीं चलेगा एग्ज़ाम में, आपको पूरा ये ऐसे करके पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, वो सब कुछ लिखना है। तो चाहो तो आप PL अप्रोप्रिएशन बना लो, ठीक है ना। मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूँ उस चीज़ को। अच्छा, डेट है मेरे पास ना सारा चीज़ का, तो मैं डेट लिखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान देना। लेजर में कभी भी आपको डेट रहे तो आपको डेट लिखना है। 1 जनवरी 16 को बाई बैंक कितना कितना पैसा लगाया दोनों ने, इसने लगाया 30,000, इसने लगाया 20,000। इसके बाद क्या हुआ भैया, इसके बाद हमने इसे सैलरी दिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई सैलरी। अब सैलरी कब मिलेगा, ईयर के एंड में, ठीक है ना। अब या तो मैं बाई सैलरी लिख सकता हूँ, जनरली हम लोग यही करते हैं, या फिर आप चाहो तो PL अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने एंट्री भी करके दिखाया था। इन्होंने एंट्री क्या किया था, PL अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमने सीखा हुआ है ना कि अब इन बुक में तो क्या दिया हुआ है, PL अकाउंट, वो तो एकदम ही गलत है। बुक का सोल्यूशन में लिखा है PL अकाउंट। अब देखो इनका गलती अगर आप देखोगे ना, पहले यहाँ पे इन्होंने बैंक लिखा था, यहाँ कैश लिखा था। इसको मैंने बोल के ठीक करवाया कि यहाँ पे बैंक करो इसे, तो इन्होंने शायद नए बुक में बैंक कर दिया, जहाँ तक आप अगर देखोगे अपने बुक में। फिर ये ड्राइंग्स, एक जन ड्राइंग्स बैंक से निकाल रहा है, एक जन कैश से निकालता है। पता नहीं ये लोग को सपना कहाँ से आता है, मतलब ये लोग को सपना आ जाता है कि इसने बैंक में पैसा दिया होगा, इसने कैश में दिया होगा। फिर इसको मैंने ठीक करवाया, अभी भी इनको सपना आ रहा है कि एक जन पैसा बैंक से निकाल के ले जा रहा है, एक जन कैश से निकाल के ले जा रहा है। बताओ, अपना मर्जी चल रहा है। यहाँ ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ ठीक नहीं किया इन्होंने। फिर ये बोलते हैं कि इसको इंटरेस्ट मिल रहा है PL अप्रोप्रिएशन से, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है PL अकाउंट से। बताओ, ये अगर हम करके आ जाए तो ब्लंडर हो जाएगा। बोलते हैं कुछ नहीं आता है, बच्चे को ज़ीरो पकड़ा देगा। बोलते हैं कहीं बैंक लिखते हो, कहीं कैश लिखते हो, कहीं PL लिखते हो, कहीं PL अप्रोप्रिएशन लिखते हो, मजाक चल रहा है। तो अगर यही गलती हम करके आते ना, तो हमारा तो बस अच्छे से ले लेते हैं लोग एग्ज़ाम में। तो बाई सैलरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई गलती नहीं है, दे भी नहीं सकता कोई गलती आपको। सैलरी कितना है, 500 पर मंथ, वो भी किसका, B का। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में चाहे लिख लो, 500 पर मंथ है। मैं बना नहीं रहा हूँ वर्किंग। आपको पता है अगर मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होगा, सोचो ये 3 मार्क्स का होगा तो मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के आऊँगा। ये अगर 4 मार्क्स का होगा तो मैं PL अप्रोप्रिएशन बना दूंगा T फॉर्मेट का। वर्किंग नोट में कोई इतना ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, T फॉर्मेट बना के आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम डेट को इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट तो दोनों को मिलेगा। अब इंटरेस्ट देने बोला है ओपनिंग बैलेंस पे, कितना, 6%। तो 6 3 18 एंड 6 2 12, मिल गया। अब प्रॉफिट कितना था इनका, प्रॉफिट 25,000 था, उसमें से खर्चा कितना बढ़ चुका, 6,000 रुपये सैलरी दे दिया, बचा 19 में से 1800 और 1200 हमने इंटरेस्ट दे दिया, बचा 16,000। अब 16,000 को प्रॉफिट बांट दो, तो ये मैं लिखूँगा बाई PL अप्रोप्रिएशन। अच्छा भैया, मतलब इसको भी हम लोग PL अप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, बाई PL अप्रोप्रिएशन लिखो, अंदर सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऐसे लिख सकते हो आप। अब ये किस रेशियो में बटेगा, अब यहाँ पे लिख लो कैसे निकाला हमने। अगर मैं वर्किंग नहीं बना रहा हूँ तो 25,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, और इसको हम बांटेंगे ये क्या किस रेशियो में है भाई, 5:3 के रेशियो में, ठीक है। 5:3 रेशियो कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई 8 इंटू 5 3, याद है शॉर्टकट? हाँ भैया हाँ, अब तो याद हो गया हमें, अब तो मैथ्स में भी फटाफट करेंगे हम लोग। अच्छा, अच्छी बात है, मैथ्स में अगर फटाफट करोगे। इसके बाद दिया हुआ ड्राइंग्स, तो मैं ड्राइंग्स में लिख सकता हूँ, या तो 2 ड्राइंग्स लिख सकता हूँ, या फिर आपको पता है पैसा जा रहा है तो आप 2 बैंक भी लिख सकते हो, 2 कैश भी लिख सकते हो। लेकिन कॉमन चीज़ फॉलो करना कम से कम, ऐसा नहीं कि अपना मन मर्जी से A बैंक से ला रहा है और बैंक से ले जा रहा है, B ला रहा है बैंक में, ले जा रहा है कैश में, मतलब अपनी मर्जी चल रहा है इनका, ठीक है। पता नहीं कहाँ से ये लोग सीख के आते हैं, इनको ठीक कराते कराते पता नहीं मेरा टीचिंग करियर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जाके ठीक होगा लगता है पूरा बुक। तो कोई इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो टोटल कर लो। यहाँ पे टोटल लगाना, मैं डायरेक्ट ये डबल लाइन टान देता हूँ, आपको वैसा करना नहीं है एग्ज़ाम में, याद रखना, आपको टोटल करके दिखाना होता है। कुछ गलती किया है क्या मैंने भाई, सॉरी ये 6,000 है, सॉरी ये 10 और 6 आया था,
ठीक है ना। ये 23,200 आ गया। $33,800। और आप चाहो तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, लेकिन ये अंडरस्टूड वाली बात है कि कुछ कहीं भी बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा हुआ मतलब पक्का बैलेंस ही बैलेंसिंग फिगर आया हुआ। ये अंडरस्टूड वाली बात है, ये आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, जो मुझे सिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पार्ट है ना, वो सिखाना है आपको। तो इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास, ये फिक्स फ्लक्चुएटिंग हो गया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या आप एक प्रोडक्ट मेथड फॉलो करके भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। वो अपने एवरेज ड्यू डेट में पढ़ा होगा ना प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। अब किसी का नहीं किया हुआ है, मुझे पता है, सब ने अटेंड नहीं किया था, तो मैं रिपीट कराऊंगा उस चैप्टर को। मेरे पास उपाय नहीं है क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ था, तो जूम में हमने किया था एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर, तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके ना बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन है, हालांकि बुक में इतना प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा वो। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हेडिंग दो, सॉरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक सेपरेट हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखो, दिस मेथड is applicable only in case of equal drawings made at equal intervals. Is applicable only in case of equal drawings made at equal intervals, या फिर made at डेफिनेट इंटरवल्स। डेफिनेट इंटरवल्स का मेरा मतलब है कि एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 31 मार्च को निकाल लिया, फिर अचानक से 31 जुलाई को निकाल लिया, फिर अचानक से 30 सितंबर को निकाल लिया, वो नहीं। एक डेफिनेट, एक प्री डिफाइंड एक अपना एक सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब सीक्वेंस से आना मतलब है या तो हर मंथली निकालो, या हर क्वार्टरली हो, या हाफ ईयरली हो, मतलब हर आधा आधा साल में, या ईयरली। तो अगर एक डेफिनेट इंटरवल फॉलो हो रहा है और इक्वल ड्राइंग्स अगर किया जा रहा है हर एक इंटरवल में, ठीक है ना, तब जाके अपना ये एक फार्मूला काम आएगा। नहीं तो आपको नॉर्मल ड्राइंग्स पता है कैसे निकालना होता है। 6 महीना पहले पैसा निकालो तो 6 महीने का, 8 महीना पहले पैसा निकालो तो 8 महीना का, एंड ये एकदम लॉजिकल तरीका है। अब ये कैसे निकाला जाता है, देखो, या तो स्टूडेंट्स ने ये रटा होगा कि भैया बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर निकालते हैं तो हम करते थे 6.5 महीना, फिर मिड ऑफ ईच मंथ करते थे तो हम लोग करते थे 6 महीना, एंड ऑफ ईच मंथ होता था तो 5.5 महीना। भैया हमने ना बहुत मुश्किल से रटा था, काफ़ी जन ने ये समझ के किया होगा, उसको पता होगा लॉजिक इसका कैसे होता है, नहीं होता है। तो अगर आपको लॉजिक पता है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लॉजिक एकदम क्लियरली क्लास 12 पहला ऐसा लॉजिक है, मतलब ये वाला जो डायरेक्टली क्लास 12 के बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कई टीचर सिखा भी देते हैं क्योंकि ये बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, उसको उसको देख के समझाना कोई बड़ा बात है नहीं। फिर भी उतना पेन भी नहीं लेते हैं टीचर्स, मतलब कि उसको देख के भी समझाया जाए लॉजिक। बोलते रट लो 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, ठीक है ना, 9, 6, 3, रट लो। रटाना तो ज़्यादा आसान है ना, रट लो। स्टूडेंट तकलीफ़ तो स्टूडेंट को होगी, लेकिन अब मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद नहीं है, मतलब आप याद ही करके नहीं जाओगे एग्ज़ाम में। मैं तो बोलूँगा आपको 1% भी याद करके नहीं जाना है। एग्ज़ाम में कोई भी केस आ जाए उसको हाथों हाथ अब एनालाइज़ करो और निकालो परसेंटेज। आपको रटने से ज़्यादा काम आएगा वो, पक्का, ठीक है। केस 1, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन each month for the whole year। देखो, पहले कंडीशन मैंने बता दिया था कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि कभी 1,000 निकाल लिया, कभी 5,000 निकाल लिया।
तब आपका ये काम नहीं आएगा, तब आपको अपना नॉर्मल मेथड लगाना पड़ेगा, एक एक करके कैलकुलेट करना होगा। ईच मंथ होना पड़ेगा, ये ईच मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, ये मंथ का करा रहा हूँ मैं, और ये पूरे साल तक निकालेगा, मतलब हर महीना। अब क्या हो सकता है, केस 1 में मैं अंडर बना रहा हूँ ए, केस 1 के अंदर ए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक मंथ के बिगिनिंग में मैं ड्राइंग्स करता हूँ, तो बताओ कितने महीने का कैलकुलेट होगा। एक तरीक़ा से ना इसमें हम लोग एवरेज ले रहे हैं, मतलब वो होता है ना। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। सिंपली सोचो कि आप हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करते हो, ठीक है। देखो ये लॉजिक तो मैं नॉर्मल वो तो बता देता था, लेकिन अब मैथ्स के फॉर्मूला से भी आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ये, ठीक है। मैं हर बैच में क्या करता था, वो नॉर्मल कैसे वो बनता है 6.5 वो सब बता देता था, लेकिन आज मैं आपको मैथ्स के फॉर्मूला से भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सोचो आप हर मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकालते हो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस टाइप से होगा। तो बताओ यहाँ भी आपने 5,000 निकाला, यहाँ भी आपने 5,000 निकाला, यहाँ भी 5,000 निकाला, इस तरीके से आप हर मंथ के बिगिनिंग में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे सोचो, ये आपको फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं आता, ये इजी कैलकुलेशन नहीं आता, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे करते 5,000 का 10% जो भी ड्राइंग्स का रेट है 12 महीना के लिए, क्योंकि 12 महीने के लिए पैसा निकाला। 1 तारीख को अगर मैं पैसा ले जाऊँगा तो मैंने 12 महीना यूज़ किया ना पैसा को। यहाँ मैं करता 5,000 का 10% 11 महीना के लिए, फिर 5,000 का 10% 10 महीने के लिए, इस टाइप से। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक बार के लिए मैं देख रहा हूँ कि इसे मैं कॉमन लेने, मतलब इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसको ऐड करके देखते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा सारा ऐड होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 12/12, 11/12, 10/12, ये ऐड होना से हो जाएगा काम अपना, ठीक है। अब बताओ इसको अगर मैं करूँ, ये क्या क्या सीरीज़ चल रहा है, 12, 11, 10, 9, इसको मैं वो n×n+1 करके कर सकता हूँ क्या। हाँ भैया, समेशन ही तो करना है। आप नीचे 12 को कॉमन ले लो, ऊपर 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये सब चल रहा है, तो इसको आप n×n+1 ये कर सकते हो, डिवाइड बाई 2। हाँ भैया कर सकते हैं। ये ऐसे डिवाइड है तो मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, हाँ भैया ले जा सकते हो। तो ये बन गया 12×13 डिवाइड बाई 12×2, क्या बचा 6.5। ये ऐसे आता है 6.5 महीना। ये मेरे को ज़रूरत नहीं है ये सब बताने का, बस मैं नॉर्मली आपको बता दिया कि 6.5 कैसे आया। मैथमेटिकली भी ये करेक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर भी मैं इससे कंसर्न नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करवाना था। चलो एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे, मतलब अगर रटाफिकेशन नहीं मारना है, अगर रट्टा नहीं करने के 6.5 महीना 5.5 महीना, तो क्या इजी, दिमाग लगाओ एकदम, फोकस रखो यहाँ पे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान दो कि आपका पहला ड्राइंग से आपका ईयर एंड कितने दूर है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैंने फॉर द होल ईयर बोला है, अब हर महीना पैसा निकालते हो। मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि अगर मैं सिर्फ पहला 6 महीना पैसा निकालूंगा तो क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आपके 12 में था। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ ये सब कुछ नहीं कराया है, लेकिन क्वेश्चन देते टाइम इन्होंने ठीक ही दे दिया। क्वेश्चन देते टाइम इन्होंने ठीक ही दे दिया कि बोलता है 8 ड्रोज 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो गया ना, ठीक है ना। हर महीना निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जनवरी से स्टार्ट करके एट द एंड। अब आपको तो पता नहीं, आपने रटा हुआ है अगर है कि 5.5 महीना होगा तो होगा, लेकिन वो कैसे हुआ 5.5 अगर मुझे याद नहीं रहा, 6.5 या 5.5 या 7.5 या 4.5, तो मैं कैसे याद रखूँगा उसे, मैं कैसे समझूँगा। तो यहाँ देखो, आपको देखना है कि पहला ड्राइंग से 31 मार्च जो ईयर एंड है वो कितने दूर है। अब क्यों हुआ वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया, ठीक है ना, उसमें मैं वापस नहीं जाऊँगा अभी। पहला ड्राइंग्स भैया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब ड्राइंग्स होता होगा 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके 1 मार्च तक, राइट। पहला ड्राइंग्स कब होता होगा भैया, पहला ड्राइंग्स होता होगा 1 अप्रैल को। बताओ 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना दूर है भैया, 12 महीना।
प्लस बताओ आखिरी ड्राइंग से 31 मार्च कितना दूर है भैया। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकालता है तो आखिरी ड्राइंग्स किया होगा 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च कितना दूर है, 1 महीना। भैया हमें तो 30 दिन लग रहा था। हाँ आपको 30 दिन लग रहा था, मैं सही बोल रहे हो आप, लेकिन मैं मंथ्स में कर रहा हूँ ना। अगर मैं इसको मंथ्स में लूँगा, इसको डेज़ में लूँगा तो कैसे होगा बताओ। एक यूनिफॉर्मिटी तो रखो कम से कम। क्योंकि मैं जब क्लास में पूछता हूँ ना, कोई बहुत जन दे ही नहीं पाते, मुझे पता नहीं क्यों ये नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने में इतना क्यों दिक्कत आता है। अगर हर महीना की बिगिनिंग में आप कोई ड्राइंग्स कर रहे हो, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो भाई एक तो आप 1 अप्रैल को निकाल रहे हो, दूसरा और लास्ट ड्राइंग्स आप 1 मार्च को निकाल रहे हो, है कि नहीं। डिवाइड बाई 2 तो ये बन जाएगा 6.5 महीना। तो आपको अगर क्वेश्चन दे, एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल। और एक गलती क्या होता है ये भी बताऊँगा, ये याद रहेगा आपको भी। अगर आपको 6.5 महीना याद नहीं भी तो भी आप क्या देखोगे, अचानक से बोल दिया इन द बिगिनिंग, तो आप क्या बोलोगे, हाँ पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल मतलब 12 महीना, आखिरी ड्राइंग्स 1 मार्च मतलब 1 महीना, 12 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 6.5 महीना का कैलकुलेट करना है। और ये कैसे निकला था मैंने अभी प्रूव करके आपको दिखाया, वो मैथ्स वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, मिस्टर ए विड्रॉज ₹5,000 in the beginning of each month. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. पता है स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं, चलो मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना भैया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 5,000 इंटू 10%, बिगिनिंग है मतलब 12 + 1 डिवाइड बाई 2, हाँ 6.5 महीना का। देखो भैया हम सही कर रहे हैं ना, यही तो आप गलती करते हो, यही स्टूडेंट्स लोग गलती करता है। ये बोला ए विड्रॉज 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना निकालता है, तो आपका टोटल ड्राइंग्स 5,000 होगा या 5,000 इंटू 12 होगा। स्टूडेंट्स यही नहीं करते, सिर्फ 5,000 करके छोड़ के आ जाते हैं। क्वार्टर बोलता है तो उसको इंटू 4 करते ही नहीं है, 5,000 करके छोड़ जाते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँगा 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर आता है। अब क्वार्टर तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये रहा 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो क्वार्टर तो आपको पता है ना। तो 12 महीना को अगर मैं क्वार्टर बनाऊँ तो 3-3 महीना का क्वार्टर बनता है एक, ठीक है। तो आप कोई और क्वार्टर सोच रहे हो तो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये इंटू 12 नहीं करते स्टूडेंट लोग, ये गलती होता है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, नहीं तो मुझे एग्जांपल लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे सिर्फ सिखाना था आपको ये मंथ्स कैसे आता है। फिर भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे करवा दिया। 5,000 का 12 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आ जाएगा 3250। दिख रहा है यहाँ पे क्या गलती हो सकता था। बस इतना सा सावधानी आप रखोगे तो बस फिर तो बेड़ा पार हो ही गया, ठीक है। चलो, इन द मिडल ऑफ, ये मैं लिख रहा हूँ व्हेन इक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन ईच मंथ, ठीक है ना। इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, अगर मैं मिडल ऑफ ईच मंथ में निकालता हूँ तो बताओ मेरा पहला ड्राइंग्स कब होगा। भैया अगर आप हर महीने के मिडल में निकालते हैं तो आपका पहला ड्राइंग्स होगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना दूर है भैया, 11.5 महीना। अच्छा लास्ट ड्राइंग्स कब है भैया, 15 मार्च को। देखो अगर आपको ये 15 मार्च 15 अप्रैल अगर समझ में नहीं आ रही तो आपको पॉज करना पड़ेगा, कैलेंडर साथ में लेना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा हूँ अप्रैल टू मार्च वाला। पहला महीना का पहला तारीख कौन सा होता है, आखिरी महीना का पहला तारीख कौन सा होता है, पहला महीना का मिड कौन सा होता है, आखिरी महीना का मिड कौन सा होता है। तो आपको कैलेंडर लेके बैठना पड़ेगा सर, इसमें आई कांट हेल्प। आखिरी ड्राइंग्स कब होता होगा भैया, हर महीना करने से 15 मार्च। 15 मार्च से 31 मार्च कितना दूर भैया, 0.5 मंथ्स। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, और मज़ेदार बात यह है कि जब भी मिडिल का बात करेगा, चाहे वो मिडिल ऑफ द क्वार्टर हो, मिडिल ऑफ द मंथ हो, मिडिल ऑफ द ईयर हो, और या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, तो हमेशा हम लोग 6 महीना लेते हैं। हाँ भैया ये हमें एक डाउट आता था, अरे टीचर बोलते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला तो वो लोग 12 महीना निकाल देते थे पूरा साल का। लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात आता था वो लोग बोलते थे भैया 6 महीना निकालो। पूछते थे रीज़न, बोलते बाद में बताएंगे। वो बाद उनका कभी आया ही नहीं। बोलते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाएंगे तब बताएंगे, वो बाद उनका आता ही नहीं है। बाद में आता तभी वही बोलते कि आधा कर लेना, फिर 6 मंथ का निकाल लेना। क्यों पता नहीं, बताते ही नहीं थे। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन, ठीक है ना, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा। काफ़ी ऐसा प्रैक्टिकल मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है।
ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ हुआ है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फटाफट सोचो भैया, हर महीना के लास्ट में, पहला महीना का लास्ट होता है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से 31 मार्च, 11 महीना। आखिरी महीना का आखिरी दिन मतलब मार्च का 31 तारीख, 31 तारीख से 31 तारीख तो ज़ीरो ही दूर होगा। मैं क्या देख रहा हूँ, पहला ड्राइंग से ईयर एंड कितना दूर है। और ईयर एंड क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि हर पूरा साल पैसा निकाले जा रहे हैं। अगर सिर्फ 6 महीना पैसा निकाला जाएगा तो क्या होगा वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पहला महीना का एंड 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से 31 मार्च, 11 महीना। आखिरी महीना कौन सा, मार्च, मार्च का आखिरी दिन 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च कितना दूर होगा, ज़ीरो। तो ये निकलता है 5.5 महीना। अब समझ में आ रहा है कि ये 6.5, ये 6, ये 5.5 कहाँ से आता था, यहाँ से आता था। इसको आप n×n वाला फॉर्मूला में करोगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। इसको भी निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा n×n वाले में, ठीक है। अब केस 2, हालांकि ये सब कुछ ना बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं ये लोग, पता नहीं क्या करते हैं। ये बस आपको टॉपिक बता देते हैं कि हमारे पास एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल के टॉपिक है, खुद पढ़ो आप। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए क्या है, इन्होंने लिख के दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे टॉपिक में है, हमारे बुक में है, ठीक है ना। एक गारंटी ऑफ द प्रॉफिट हमारे बुक में है, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज कैपिटल हमारे बुक में है। बस खुद घसते जाओ, बुक 11-12 का बुक खोलते जाओ। केस 2, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, या फिर इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, ऐसे लिख दो, ईच क्वार्टर, ये भी फॉर द होल ईयर का बात कर रहा हूँ, फॉर द होल ईयर। पहले मुझे समझाना पड़ेगा क्वार्टर क्या होता है, क्योंकि बच्चे लोग को इसी में दिक्कत आता है। देखो क्वार्टर मतलब होता है कोई किसी चीज़ का चार हिस्सा करना, 1 क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर। तो अगर मैं 12 महीना का 4 हिस्सा करूँगा तो हर एक हिस्सा में 3 महीना आएगा। मतलब मेरा पहला क्वार्टर कौन सा, अप्रैल, मई, जून। दूसरा क्वार्टर कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा क्वार्टर कौन सा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड आखिरी क्वार्टर कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मैं जो डेट्स बोलूँगा बार बार, बिगिनिंग, एंड, वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको ये क्वार्टर ध्यान में नहीं है तो। ठीक है सर, मैडम आगे चलें। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखूँगा मैं ए ईच क्वार्टर का बात कर रहा हूँ मैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या होगा बताओ, पहला ड्राइंग्स कब होगा भैया। हम देख रहे हैं आपने जहाँ लिखवाया भैया, पहला हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ना, मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, राइट। हाँ बिल्कुल राइट। तो पहला ड्राइंग्स कब, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च भैया 12 महीना। अच्छा आखिरी ड्राइंग्स 1 जनवरी, सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ भैया 1 जनवरी से 31 मार्च भैया, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना। तो ये हो जाता है 7.5 महीना। दिख रहा है 7.5 महीना कहाँ से आता था, यहाँ से आता था। अब एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, आपको पता है जो भी ड्राइंग्स देगा आपको × 4 करना है, क्योंकि ये क्वार्टर का है, साल में 4 क्वार्टर होता है। इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर होने से क्या होगा भैया, देखो हम ध्यान आपको दिखाते हैं, ये रहा मिडल ऑफ द क्वार्टर, मतलब अप्रैल, मई, जून। और मई का भी मिडल देखना है ना आपको। अगर मैं 3 महीना का मिडल देखूंगा तो क्या निकलेगा बताओ, 90 दिन का मिडल क्या होता है, 45 दिन होता है ना मिडल। 3 महीना में कितना दिन, 90 डेज़। 90 डेज़ का अगर मैं मिडल करूँगा तो कितना निकलेगा, 45 डेज़। तो 45 डेज़ आपको कहाँ मिलेगा बताओ आपको, अप्रैल, मई, जून। मई में 15 तारीख को, समझ में आ रहा है। एक रफ आइडिया है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, एक बात की बात है। लेकिन आपको मिड कहाँ मिलेगा, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड 15 फरवरी। ये है चारों मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला मिडल से कितना दूर भैया, पहला मिडल भैया आपने अभी बताया था कि चाहे कोई भी मिडल हो, चाहे वो कुछ ना बोला रहे या क्वार्टर में निकाले, मंथ में निकाले, हाफ ईयर निकाले, मिडल होगा तो 6 महीना ही आंसर आएगा। आप पहले लिख दो ना 6 महीना भैया। ठीक है मैं लिख तो दिया भैया, अब प्लीज़ प्रूफ भी करा दो। 6 महीना आपने रटवा तो दिया था हमें कि 6 महीना होगा, तो प्लीज़ एक बार समझा भी दो ये 6 महीना क्यों आता है या कैसे आता है। चलो समझा देता हूँ।
बताओ पहला ड्राइंग्स कब होगा भैया? 15 में। 15 में से 31 मार्च कितना दूर? भैया ये होगा 10.5 महीना। बिल्कुल सही, 10.5 महीना। अच्छा, आखिरी ड्राइंग्स भैया जनवरी फरवरी मार्च के बीच में 15 फरवरी। 15 फरवरी से 31 मार्च कितना दूर है? 1.5 महीना। वाह भैया, ये तो 12/2 6 आ गया सही में। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, मैं तो सही बोलता ही हूँ। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बताओ पहला क्वार्टर का एंड 30 जून, दूसरा क्वार्टर का 30 सितंबर, तीसरा क्वार्टर 31 दिसंबर, चौथा क्वार्टर 31 मार्च। बताओ पहला क्वार्टर मतलब हर ड्राइंग्स कब कब होता है मैंने बता दिया आपको। पहला ड्राइंग से 31 मार्च कितना दूर? भैया 30 जून से होगा 9 महीना। अच्छा, आखिरी ड्राइंग से 0, क्योंकि आखिरी ड्राइंग्स कब है? 31 मार्च को। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर कब है? 31 मार्च। वहाँ से 31 मार्च 0 दूर है, ये हो जाएगा 4.5 महीना। अब मैं आता हूँ केस 3 में। व्हेन, जैसा भी 12 का टॉपिक है, 12 में सीखना था आई मीन। निकल अमाउंट इज़ विड्रॉन। अगर आपको पता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा। ईच हाफ ईयर इज़ विड्रॉन एट ईच हाफ ईयर भी लिख सकते हो आप, फॉर द होल ईयर। अब बताओ इसमें क्या होगा? भैया साल में 2 ही हाफ ईयर हो सकता है। एक आपका होगा अप्रैल से लेके सितंबर तक, दूसरा होगा आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक। ठीक है, अभी से डिसाइड कर ले इसका मिड कब होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसका मिड कब होगा आपको पता है? या तो 30 जून या तो 1 जुलाई। जैसे अप्रैल मई जून का मिड डेट कब था? 15 मई। वैसे यहाँ पे 6 महीना है, तो 6 महीना का मिड क्या होगा? या तो 3 महीना का एंड या चौथा महीना का स्टार्टिंग। आप करके देख लो चाहे मिड। वैसे यहाँ का मिड क्या होगा? या तो 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी, ये मिड है ना। मैंने ऐसे निकाल के दिखा दिया क्योंकि जब मैं अभी लिखवाऊंगा तब आपको कन्फ्यूज करूंगा, इससे अच्छा पहले लिखवा दिया। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब हर हाफ ईयर से पहले मैं निकाल लेता हूँ, मतलब 1 अप्रैल को निकाल लेता हूँ और 1 अक्टूबर को निकाल लेता हूँ। तो जब मैं 1 अप्रैल को निकालूंगा तो ये 12 महीना दूर है, जब मैं 1 अक्टूबर को निकालूंगा तो ये 6 महीना दूर है। तो ये आपका निकलता है 9 महीना के लिए। जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 9 महीना के लिए करोगे। और अगर मैं बोलूँ तो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज मेड इक्वल अमाउंट ऑफ, या फिर लिखो 5000 इज विड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो क्या होगा? 5000 इंटू 2 करना मत भूलना, क्योंकि ईच हाफ ईयर बोला है, मतलब हर आधे साल में आप 2 बार निकालते हो, मतलब हर आधे साल में निकालते हो, तो साल में कितना बार निकालोगे? 2 बार। तो 5000 इंटू 2 मत करना भूलना। मंथली बोलेगा तो इंटू 12 करना मत भूलना। क्वार्टरली बोलेगा तो इंटू 4 करना मत भूलना। ठीक है ना भैया? आप मिडल वाला लिखाने वाले हो, हम बिना सोचे समझे यहाँ पे 6 लिखने वाले हैं, क्योंकि आपने बोला है। हम तो आप पे भरोसा कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो बोला ही लिखो। अच्छा, पहला ड्राइंग्स कब होगा? 1 जुलाई या फिर 30 जून। यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 9 महीना दूर है। अच्छा, लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? 31 दिसंबर। यहाँ से कितना दूर? 3 महीना। वाह भैया, ये तो सही आया एकदम परफेक्ट। एट दी एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, भैया एंड मतलब 30 सितंबर, मतलब 6 महीना। एंड मतलब 31 मार्च, मतलब 0। तो ये आ गया 3 मंथ्स। तो ये है कैलकुलेशन। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होगा तो क्या होगा, एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो क्या होगा, मिडल ऑफ ईच मंथ होगा तो क्या होगा। मैंने लिख दो, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ ड्राइंग्स, in absence of any specific date of annual drawings, we calculate drawings for 6 months on an average basis। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग उसको 6 महीना का कैलकुलेट करते हैं। अब क्यों? देखो, अब कुछ नहीं बोला तो आप क्या मानोगे? अगर आप मानते हो मैंने साल शुरू होते ही निकाल लिया था पैसा, वो भी आपका गलत अजम्पशन है। क्यों भाई ज़्यादा पैसा लेना चाह रहे हो आप पार्टनर से? और ये भी मैं अगर मैं मानूँ कि साल के एंड में लिया था तो भी गलत हो जाएगा। मतलब आप पार्टनर को बचाना चाह रहे हो कि पार्टनर का इंटरेस्ट लगना नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि पार्टनर का इंटरेस्ट ना लगे, इसलिए आप बता रहे हो कि लास्ट में लिया होगा। तो भैया हम ओपनिंग बोल रहे तो आप बोल रहे हो गलत, लास्ट बोल रहे तो आप गलत, तो आप बोल रहे हो बीच में। बीच में कब? तो
तो बीच में होने से या तो साल के बीच में होगा, साल के बीच में होने से भी आपका 6 मंथ निकलेगा, महीने के बीच में होने से भी 6 मंथ निकलेगा, क्वार्टर के बीच में होने से भी 6 मंथ्स निकलेगा। देखो ये मानना गलत है कि साल शुरू हुआ और मैंने पैसा निकाल लिया था, और ये भी मानना गलत है कि साल ख़त्म होते ही मैंने पैसा निकाल लिया था। ठीक है भैया, इसमें मेरे को समझ में आ गया कि 6 महीना क्यों होता था। लेकिन भैया फिर कैपिटल का बताओ, कैपिटल पे क्यों साल भर का लगता है? भाई कैपिटल तो मैंने शुरुआत में लगा दिया था बिज़नेस शुरू होते ही, या फिर मेरा पिछले साल का बैलेंस चलता आ रहा है, तो वो पैसा तो साल भर यूज़ हो रहा है, मैंने थोड़ी निकाल लिया था वो पैसा तो बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो उस पर तो पूरा साल का इंटरेस्ट लगना ही था। अच्छा, हाँ भैया, हाँ, ठीक है। ड्राइंग्स पे एक और मैं केस आपको दिखाता हूँ, ये कई बार आ जाता है, सीए में आया नहीं है ऐसे, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। केस 4 ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपको उसके लिए कन्फ्यूजन हो, तो ये तरीका मैं दिखा देता हूँ। ये मैं सबका नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक मंथली दिखा दूंगा, बाकी आप कर लेना। वन इक्वल अमाउंट, आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया ये क्या हो रहा है तो आप खुद ही कर लोगे, फिर रट्टा मारने की ज़रूरत है कि आपको मन सब। मैं तो याद नहीं रखा हूँ, मैं याद रखा था क्या 6 महीना 5.5 महीना, ऐसा थोड़ी है, ये तो मैंने आपके सामने करके दिखाया साथ साथ में, ना तो कोई बुक में है यहाँ अभी। वन इक्वल अमाउंट इज़ ड्रॉन या फिर विड्रॉन, एक ही बात है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या फिर इन ड्रॉन ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, मतलब सिर्फ 6 महीना तक पैसा निकाला है, फॉर होल ईयर नहीं है, फुल ईयर नहीं निकाला, सिर्फ 6 महीना तक पैसा निकाला है। फर्स्ट 6 मंथ्स मान लो या लास्ट 6 मंथ्स मान लो, तो अगर हर महीने के बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के बिगिनिंग में निकालूंगा तो बताओ क्या होगा। देखो भैया एक फ़र्क यहाँ पे है कि पूरा साल का नहीं है, तो मैं जो डेट देखता हूँ ना कि पहला ड्राइंग से 31 मार्च कितना दूर, आखिरी ड्राइंग से 31 मार्च कितना दूर, अब मुझे 31 मार्च नहीं देखना है, क्योंकि 31 मार्च तक तो पहुँच ही नहीं रहे ना, 6 महीना का ही तो ड्राइंग्स हो रहा है। तो अब मैं क्या देखूँगा कि सोचो 1 अप्रैल को हो रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ड्राइंग्स आप कब कर रहे हो? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, बस 6 महीना तक। तो आपको देखना है ये 6 महीना कब तक एंड हो जा रहा है। फुल ईयर कब एंड हो रहा था? 31 मार्च को, तो इसलिए मैं 31 मार्च तक देख रहा था। ये 6 महीना कब एंड हो रहा है? 30 सितंबर को, तो मैं 30 सितंबर तक देखूंगा खाली। आपको सारा जो डेट का कैलकुलेशन देखना है ना, वो 30 सितंबर तक ही देखना है, मतलब 6 महीना का ही देखना है, क्योंकि ड्राइंग सिर्फ 6 महीना के लिए हो रहा है। तो बताओ पहला ड्राइंग से 30 सितंबर कितना दूर है? भैया 6 महीना। बताओ आखिरी ड्राइंग्स मतलब 1 सितंबर, वहाँ से 30 सितंबर कितना दूर है? 1 महीना। तो इसका आंसर निकल गया 3.5 मंथ्स। अब आपको याद आ रहा है 3.5 मंथ्स बोल के भी कहीं आपने पढ़ा था ये वाला चीज़? हाँ भैया वही हम सोचे थे कि कहीं हमने 3.5, 3, 2.5 भी पढ़ा था, वो कहाँ गया? ये रहा गया वो भी। अगर किसी को याद ही नहीं था तो उसके लिए पूरा ही नया है, कोई बात ही नहीं है। मिडल ऑफ ईच मंथ, ये तो आप खुद ही बता सकते हो आँख में के, भैया ये तो 3 लिख दो, ये तो आप ऐसे ही 3 लिख दो। कैसे? 15 अप्रैल से 30 सितंबर 5.5 महीना, 15 सितंबर से 30 सितंबर 0.5 मंथ्स, तो 6/2। एंड ऑफ ईच मंथ 30 अप्रैल से 30 सितंबर 5 महीना, 30 सितंबर से 30 सितंबर 2.5 महीना। ये क्वार्टर का भी करना चाहो तो क्वार्टर का भी निकाल लो, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये देखो इतना सारा चीज़ था, ये बस ड्राइंग के लिए मैंने इसलिए सिखा दिया कि मैं नहीं चाहता कि एक भी मार्क्स आप लूज़ करो, ठीक है ना। हालांकि बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर भी कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला, तो इन्होंने अचानक से 5.5 महीना लिख दिया, कहाँ से लिखा पता नहीं इनको भी, है ना। इनको लगता है कि आपने सब पढ़ के आए हो, आप लोग सब पढ़ के आए हो, ठीक है ना, इन्हें क्या पता, बताओ कि रट के आए हो। ठीक है ना, तो ठीक है, रट के भी आए हो तो इनका तो काम हो ही जाएगा, इनको तो क्या कराना है, इनको तो कैलकुलेट करवाना है, तो इनका तो रटने से भी काम चल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से छुट्टी देना चाहिए क्या आज? तो अगर मैं छुट्टी देता हूँ, एक मेरा ये कैपिटल का क्वेश्चन रहेगा, गारंटी का रहेगा, 1 2 3, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ज़्यादा क्लास एक्सप्लेनेशन आज ज़्यादा हो गया है ना, अगली क्लास में तो इतना एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क देना था क्या? चेक करो क्या मैं, देख लेना, जो सिमिलर क्वेश्चन लगे आपको लगे कि आप कर सकते हो तो कर लो। हो सकता है मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो कोई भी क्वेश्चन कर लो, आपको तो सारा ही आता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई नया टॉपिक है इसमें,
कुछ नया टॉपिक हो तो मैं खुद ही बता दूंगा। तो सारा क्वेश्चन आपके करने लायक है, आप कुछ भी पकड़ के होमवर्क कर लो। हाँ, जो नहीं होगा अगली क्लास में मैं कराऊंगा खुद ही। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।